नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स क्लासेज में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज पीके सर फ्रॉम ज्ञान लो कॉमर्स क्लासेज में सुपर फास्ट वीडियो में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हर शेर शेरनी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। उम्मीद यह करेंगे कि आपका और आपका परिवार ज़बरदस्त और उम्दा रहे और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। देखिए, समय न लेते हुए हम अपने सुपर फास्ट वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर विवेकीकरण, रेशनलाइजेशन। देखिए, सबसे पहले विवेकीकरण का उद्गम कब हुआ, यानी विवेकीकरण का उद्गम कब हुआ। तो विवेकीकरण का उद्गम आपका यानी विवेकीकरण का उद्गम जर्मन में, यानी इसका उद्गम हुआ था। यानी इसका उद्गम कहाँ हुआ था, यानी जर्मन में। इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका जन्म स्थान है जर्मन। जब भी पूछेगा कि विवेकीकरण का जन्म स्थान कहाँ है, तो कहाँ लगाएंगे मोहर, कहाँ लगाएंगे, यानी जर्मन में लगाएंगे। उसके बाद देखिए, जर्मन में यानी इसका उदय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समाप्त होने पर जब जर्मनी की आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई, दयनीय हो गई थी, सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, श्रमिकों को भारी कमी हो गई थी, पूंजी तथा अन्य व्यय की कमी हो गई थी और मित्र राष्ट्रों द्वारा बहुत लंबे युद्ध के कर्जे लद गए थे जिनका भुगतान करना असंभव हो रहा था। तब वहाँ पर उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने सोचा कि विवेकीकरण का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। तो वहीं से आपका विवेकीकरण की धारणा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है और यह धारणा पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप में क्या हो गया, यानी विकसित हो गया। उसमें यह किया गया कि विवेकीकरण कर दिया जाएगा तो कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करके और अधिक से अधिक आप लाभ कमाएंगे। तो देखिए, विवेकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा में सबसे पहले आप विवेकीकरण का अर्थ समझेंगे। विवेकीकरण होता क्या है, तो देखिए, विवेकीकरण यानी विवेकीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं यानी बिजनेस में बोलते हैं इसको रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, जो विवेकीकरण का अंग्रेजी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के रैशनल शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है तर्क। जिसका अर्थ क्या होता है, तर्क होता है, यानी युक्ति होता है। तर्क, युक्ति या ढंग, यानी किसी कार्य को आपकी तर्क क्या है, आपकी युक्ति क्या है, आप उस काम को यानी किस ढंग से यानी प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका यानी माइंड किस प्रवृत्ति तक काम कर रही है, उसे ही हम क्या विवेकीकरण कहा गया। यानी जो आप योजना बना रहे हैं, जो योजना का निर्माण कर रहे हैं, उसमें किस तर्क और किस युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें तकनीकी का, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं कि पुरानी तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, इसी का या निर्णय लेना ही क्या कहलाता है, विवेकीकरण कहलाता है। उसके बाद से देखिए, नेक्स्ट आपका आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए विवेकीकरण की परिभाषाओं को कई यानी अर्थशास्त्रियों ने, परिषद ने यानी परिभाषित किया है, जिसमें जर्मन के राष्ट्रीय बचत तथा कार्य क्षमता परिषद ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि विवेकीकरण तकनीकी साधनों तथा व्यक्तिगत योजनाओं को कहते हैं जो समस्त उद्योगों को उत्पन्न बनाने, उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने तथा माल की कीमत को सुधार करने में सहायक होता है। वही क्या कहलाता है, विवेकीकरण कहलाता है। उसके बाद से श्री सर्जेंट लॉरेंस ने परिभाषा दिया है, किसी उद्योग के अंतर्गत सभी स्वार्थों यानी फर्मों के सामूहिक प्रयत्न से वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण रीति से बर्बादी एवं अक्षमता दूर करने के प्रयत्नों को विवेकीकरण कहते हैं। उसके बाद से राइटर श्री एल उर्वी कहते हैं, यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें संगठन, उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के क्षेत्र वैज्ञानिक रीति का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद देखिए, परिभाषा में आपके यानी प्रोफेसर E.A. रॉबिन्सन कहते हैं कि विवेकीकरण एक उद्योग एवं फर्मों के मध्य उत्पन्न नवीन संबंधों को पुनर्गठन से संबंधित होता है। यानी क्या करता है, यानी दो या दो से अधिक गठन यानी संबंधों को क्या करता है, एक गठन में बांधता है, एक सूत्रों में बांधता है और तकनीकी का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक यानी लाभ कमाते हुए, अधिक से अधिक बिक्री करते हुए संस्था के उद्देश्यों को क्या करता है,
प्राप्ति करता है। इस प्रकार आप निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विवेकीकरण से आशय ऐसे व्यवस्था से है जिसमें युक्ति या ढंग का प्रयोग करते हुए, अपने कार्यशैली का प्रयोग करते हुए, अपने मानसिक चिंतन का प्रयोग करते हुए, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए, यानी कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाएगा। जब अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक लाभ होगा, तो हमारा व्यवसाय क्या होगा, यानी विकसित करेगा। यही विवेकीकरण का यानी मुख्य परिभाषा होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद से विवेकीकरण की विशेषता में, तो विवेकीकरण की विशेषता में सबसे पहला विशेषता है पुनर्निर्माण की योजना। तो इसमें देखिए, विवेकीकरण उद्योग के पुनर्निर्माण की एक योजना है। इसका आशय यह है कि विवेकीकरण की आवश्यकता नष्ट प्राय अथवा मृत प्राय औद्योगिक या आर्थिक जगत को पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए, पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए यानी जीवन प्रदान करने के लिए होता है। इसका उदाहरण जर्मनी से जो विवेकीकरण का उद्गम स्थान है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इसका यानी प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए, दूसरा विशेषता यह है कि व्यापक विधि, यानी विवेकीकरण एक व्यापक विधि है। क्या है? विवेकीकरण यानी एक व्यापक विधि है जिसका प्रयोग केवल उद्योग तक ही सीमित नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, उपभोग, प्रबंध आदि सभी क्रियाओं में किसका प्रयोग किया जाता है? विवेकीकरण। अपने विवेक के द्वारा ही क्या करेंगे? आप किसी संगठन को चलाएंगे, किसी को नियंत्रण करेंगे, किसी को मोटिवेट करेंगे, किसी यानी कर्मचारियों के बीच क्या करेंगे? समन्वय की स्थापित करेंगे। वहां पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पर यानी विवेकीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है, नेक्स्ट आपका है समग्र दृष्टिकोण, यानी विवेकीकरण का समग्र दृष्टिकोण समूचा उद्योग व्यापी होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की अपेक्षा यानी सामूहिक इकाइयों पर यानी अधिक से अधिक बल दिया जाता है। इसमें मान लीजिए एक संस्था में आपका कर्मचारी काम कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? यानी किसी एक कर्मचारी को यानी पर्सनल न करके यानी सामूहिक रूप में क्या करेंगे? अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, अपने तर्क का प्रयोग करते हुए, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए उसे समझाएंगे कि संस्था में इस तरह से काम करो, उस तरह से काम करो, यानी संस्था में अधिक से अधिक कार्य का निष्पादन करो तो उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट विशेषता है आपका आधुनिक शोध एवं आविष्कारों पर बल। ये देखिए, विवेकीकरण में यह बताया गया है कि हम अधिक से अधिक क्या करें? शोध करें, नई नई मशीनों, नई नई टेक्नोलॉजी का क्या करें? प्रयोग करें। जब नई मशीनें आएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, तो वहां पर हमारा क्या होगा? विकास होगा। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में क्या होता था, यानी पुराने जमाने में यानी हेंगी लगाया जाता था खेत को यानी जोतने के लिए। मान लीजिए जोता हुआ खेत को यानी हेंगौनी किया था, लेकिन उसके लिए अब क्या हो गया? यानी रोटिवेटर का प्रयोग किया जा रहा है। देसी शब्दों में आपको बता रहे हैं किसका प्रयोग? रोटिवेटर। यानी उसमें आपका यानी जुताई का, हेंगाई का कार्य यानी एक ही साथ किया जा रहा है। फिर से इसमें यानी धान की जैसे मान लीजिए रोपनी के लिए मजदूर लगाते थे, इसमें क्या हो गया है? यानी धान की खेती यानी रोटिवेटर के माध्यम से ही कर दिया जा रहा है। तो वहां पर क्या हुआ? यानी तकनीकी का विकास हुआ, यानी विवेकीकरण का प्रयोग हुआ, आधुनिक तकनीकी, आधुनिक शोध का विकास हुआ। अगला है आधारभूत परिवर्तन। देखिए, विवेकीकरण का मतलब ही क्या होता है? इनोवेशन करना, परिवर्तन करना, यानी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें क्या कर देना है? यानी परिवर्तन कर देना है, नई ऊर्जा प्रदान करना है, और नई ऊर्जा को प्रदान करते हुए अधिक से अधिक क्या करना है? यानी उत्पादन करना है, और अधिक से अधिक जब उत्पादन होगा अधिक से अधिक लाभ होगा। उसके बाद से नेक्स्ट है संपूर्ण समाज के हित का दृष्टिकोण। विवेकीकरण में केवल गिने चुने उद्योगपतियों का हित नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर संपूर्ण समाज का हित होता है। इसमें व्यवसायी हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे आपका उपभोक्ता, या मान लीजिए आपका उद्योगपति, यानी सबको क्या होता है? इससे लाभ मिलता है। उसके बाद से आधुनिक तकनीकों का समावेश, यानी विवेकीकरण में क्या किया जाता है? आधुनिक तकनीकी का समावेश किया जाता है, जिसमें प्रमापीकरण, यंत्रीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध तथा स्वचालन इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। अगला नेक्स्ट है अपव्ययिताओं को समाप्त करना, मितव्ययिताओं की प्राप्ति करना। देखिए, मितव्ययिता का मतलब यह होता है यानी कम खर्च यानी कम लागत में क्या करना? अधिक से अधिक प्रयोग, उत्पादन करना, यानी कम लागत में यानी मशीन को खरीदना, अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मशीन को खरीदना, और अधिक से अधिक क्या करना? उत्पादन करना, अधिक से अधिक बिक्री करना, यानी लाभ कमाना होता है। फिर से अगला है उत्पादन तथा मांग में संतुलन।
यानी विवेकीकरण का मतलब ये होता है उत्पादन तथा मांग में क्या करें, यानी संतुलन करें। यानी मान लीजिए आप किसी व्यवसाय में यानी प्रोडक्शन विभाग में हैं तो इतना माल मत बना दीजिए या इतना माल न मंगा दीजिए कि उसका प्रोडक्शन ना हो, प्रोडक्शन यानी खपत ना हो, यानी ग्राहक उतना खरीद ना पाए। तो आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जितनी आवश्यकता होगी उतना ही माल मंगाएंगे, ताकि क्या उपभोक्ता आपके पास सीमित है, वहां पर विवेकीकरण का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से देखिए विवेकीकरण के प्रमुख पहलू और तत्व होते हैं, जिसमें आपका यानी दिया है तकनीकी पहलू यानी टेक्निकल एस्पेक्टेशन या फैक्टर। उसके बाद से संगठनात्मक पहलू ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट। उसके बाद से वित्तीय पहलू फाइनेंशियल एस्पेक्ट और सामाजिक पहलू। तो देखिए वित्तीय पहलू होता क्या है, तो वित्तीय पहलू क्या होता है इसको आप समझेंगे। देखिए विवेकीकरण का सबसे प्रमुख पहलू तकनीकी है। यह अनुसंधान एवं प्रयोग द्वारा आकार, विधि, किस्म तथा वस्तुओं का प्रमापीकरण करता है। अतः इसके अंतर्गत प्रमापीकरण, यंत्रीकरण, सरलीकरण, गहनीकरण, आधुनिकीकरण, स्वचालन आदि आते हैं। उसके बाद से संगठनात्मक पहलू है। तो संगठनात्मक पहलू, तो इसमें देखिए विवेकीकरण के अंतर्गत यानी प्रस्तुत पहलू का उद्देश्य यानी उद्योगों की आर्थिक प्रतियोगिता को दूर करना होता है, और जो कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। इस प्रकार विवेकीकरण किए जाने वाले उत्पादन की संपूर्ण मात्रा को उपभोग की संपूर्ण मात्रा में समायोजित कर देता है, ताकि अर्थव्यवस्था में आपका क्या संतुलन बना रहे। और विभिन्न कर्मचारियों में क्या करता है, अधिक से अधिक यानी कर्मचारियों के मध्य संबंध यानी मधुर संबंध स्थापित करता है, जिसे संगठनात्मक पहलू हम कहते हैं। अगला है वित्तीय पहलू। वित्तीय पहलू में क्या होता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट। यानी किसी भी औद्योगिक उपक्रम में यानी किसी भी इंडस्ट्री में यानी प्रतियोगिता का कुशलता बनाए रखने के लिए सुदृढ़ वित्तीय पहलू की आवश्यकता होती है। वित्तीय पहलू के अंतर्गत यानी विवेकीकरण की ऐसी औद्योगिक इकाइयों से संबंधित है जिसमें न तो अल्प पूंजीकरण की समस्या है न अति पूंजीकरण की समस्या है। अगला है आपका सामाजिक पहलू। तो सामाजिक पहलू में होता क्या है, जिसको बोलते हैं सोशल और ह्यूमन एस्पेक्ट। यानी विवेकीकरण केवल यांत्रिक विज्ञान ही नहीं होकर यानी मानवीय कला है, अतः इसके सामाजिक तथा मानविक पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसकी पहलू के अंतर्गत विवेकीकरण के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है और श्रमिक असंतोष एवं संघर्ष के कारणों का विश्लेषण करके उनको दूर किया जाता है और उनको यानी संतुष्टि प्रदान किया जाता है, और जिससे यानी समाज क्या हो, प्रभावित हो। अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करते हुए अधिक से अधिक यानी लाभ कमाना ही क्या होता है, विवेकीकरण है। यानी विवेकीकरण की यह मांग है कि व्यवसाय के सभी उद्देश्य न केवल स्वार्थमय तकनीकी वाणिज्यिक पहलू को ध्यान में रखकर किया जाता, बल्कि व्यवसाय यानी सामाजिक हितों को, सामाजिक संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, विवेकीकरण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका विवेकीकरण को अपनाने के कारण और विवेकीकरण को प्रभावित करने वाले घटक यानी फैक्टर क्या होते हैं, यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं जो विवेकीकरण रैशनलाइजेशन को इफेक्ट डालते हैं। इसमें देखिए विवेकीकरण के यानी कारण में प्रथम विश्व युद्ध यानी विवेकीकरण के कारण का पहला परिणाम है, यानी पहला प्रभाव किससे हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध से हुआ, जहाँ पर विश्व युद्ध में अधिक से अधिक यानी खर्चा हुआ, युद्ध की संकटकालीन की स्थिति हुई और उस समय क्या तकनीकी का अभाव पाया गया। तो लोगों ने सोचा यानी विवेकीकरण का प्रयोग किया जाए, विवेकीकरण के माध्यम से यानी व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसके बाद से अगला है श्रमिक संगठन, यानी श्रमिकों ने राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संगठन की स्थापना करके अपने अधिकारों की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप एक ओर तो उनका कार्यकाल घटा दिया गया तथा दूसरी ओर उनकी मजदूरी में वृद्धि की गई। अतः उत्पादन विधि में आवश्यक परिवर्तन के लिए विवेकीकरण आवश्यक हो गया। उसके बाद से मुद्रा प्रसार एवं बेकारी, तो विवेकीकरण से क्या हुआ, मुद्रा प्रसार एवं बेकारी की समस्या क्या हुई, दूर हुई। अगला मुद्रा संकुचन, तो मुद्रा संकुचन देखिए होता क्या है, तो मुद्रा संकुचन से ऐसे संकुचन से है जिसमें चलन में आवश्यकता से कम मुद्रा का होना, मुद्रास्फीति
में उद्योगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूंजी की कमी के कारण उत्पादन के अन्य साधनों की उपलब्धता असामान्य हो गई थी। अतः वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए विवेकीकरण का सहारा लिया गया। अगला है आपका विश्वव्यापी आर्थिक मंदी प्रभाव। तो देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी प्रभाव, तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी प्रभाव यानी इसमें घटकों एवं मूल्यों तथा बिगड़े हुए उत्पादन पर उचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए विवेकीकरण को अपनाया गया, ताकि अधिक से अधिक यानी उत्पादन हो और कम से कम व्यय हो, वहाँ पर विवेकीकरण की सहारा लिया गया। अगला है वैज्ञानिकता लाने के लिए। तो देखिए विवेकीकरण का प्रयोग वैज्ञानिकता लाने के लिए यानी उत्पादन पद्धति में वैज्ञानिकता लाने के लिए विवेकीकरण को अपनाया जाना आवश्यक समझा गया और वहाँ पर विवेकीकरण का प्रयोग किया गया। अगला है उपभोक्ताओं के लाभार्थ के लिए। तो उपभोक्ता, देखिए किसी भी मार्केट का इस समय राजा कौन है? तो उपभोक्ता है। उपभोक्ता है तो आप विक्रेता है, यदि उपभोक्ता नहीं है तो उस बाजार का कोई महत्व नहीं है, उस विक्रेता का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उपभोक्ता को इस समय व्यापार का क्या, इसमें व्यवसाय का क्या, तो राजा कहा गया है। अगला आर्थिक सुदृढ़ लाने हेतु। देखिए विवेकीकरण का प्रयोग यानी आर्थिक सुदृढ़ता लाने के लिए, यानी आपके इकोनॉमिक में यानी व्यवस्था लाने के लिए आपका यानी कितना खर्च करेंगे, कितना व्यय करेंगे, कितना आपका इनकम होगा, इसका बैलेंस लाने के लिए विवेकीकरण का प्रयोग किया गया। अगला है आपका यानी खोज एवं अनुसंधान के लिए। तो देखिए विवेकीकरण का पहला थीम ही होता है रिसर्च करना, यानी ऐसे टेक्नोलॉजी का रिसर्च करना जिसमें कम से कम यानी लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करें, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो और अधिक से अधिक क्या बिक्री हो। उसके बाद से वस्तुओं की मांग में वृद्धि। देखिए सबसे पहले विवेकीकरण का प्रयोग यानी व्यवसाय में इसलिए किया गया कि वस्तु की मांग में वृद्धि किया जाए, एक उपभोक्ता को यानी मोटिवेट किया जाए, विज्ञापन के बारे में क्या, विज्ञापन के माध्यम से यानी उस प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाए, ताकि उपभोक्ता क्या हो, यानी प्रोडक्ट को समझाने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी। जब आपके पास ज्ञान होगा तभी किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं की मांग को बढ़ा सकते हैं। तो वस्तुओं को मांग को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, तो विवेकीकरण चाहिए। अगला आपका है विवेकीकरण के उद्देश्य। तो विवेकीकरण के उद्देश्य होता क्या है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रैशनलाइजेशन। तो विवेकीकरण के उद्देश्यों को यानी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है प्रमापीकरण। यानी प्रमापीकरण होता क्या है, तो प्रमापीकरण में देखिए उत्पादन में सरलता लाने के लिए प्रमापीकरण एक सुगम साधन है। देखिए गला बैठ जाता है, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपके माता पिता को इनकलाब जिंदाबाद, सत श्री अकाल, आदाब। आगे चलते हैं। अगला है विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। यानी प्रमापीकरण से विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। जब वस्तुओं का प्रमाप निर्धारित कर दिया जाता है तो उनके उत्पादन में कठिनाई नहीं आती। अलग अलग उद्योग एवं व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार पृथक पृथक उत्पादन में उनकी विधियों में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं, और इसमें श्रम तथा पूंजी का व्यय रुक जाता है और उपभोक्ताओं और निर्माताओं को अधिक से अधिक लाभ हो जाता है। अगला उद्देश्य क्या है, अगला है सरलीकरण। यानी प्रमापीकरण और विशिष्टीकरण के फलस्वरूप उत्पादन में क्या होती है, सरलता आ जाती है। इसमें उत्पादन क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, और व्यय क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और बिक्री बढ़ जाती है, जिसमें अधिक से अधिक यानी लाभ में वृद्धि होती है। अगला है गहनीकरण। यानी विवेकीकरण का मेन उद्देश्य होता है गहनीकरण। तो गहनीकरण से आशा है कि तकनीकी सुधार में बिना उत्पादन के साधनों को गति वृद्धि करना और उपयोग करना, उनकी गहनता से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, गहनीकरण कहलाता है। उसके बाद से अगला है यंत्रीकरण। तो विवेकीकरण में देखिए प्रमापीकरण और विशिष्टीकरण यानी तभी संभव हो पाता है जब उद्योग पूर्ण रूप से यंत्रित हो। यंत्रों के प्रयोग से उत्पादन में एक रूपता आती है और बड़े उत्पादन पर उत्पादन संभव होता है, और श्रमिकों की कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब श्रमिक अधिक से अधिक कार्य करेंगे तो रोजगार अधिक से अधिक मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो आपका देश का विकास होगा। उसके बाद देखिए आपका वैज्ञानिक प्रबंध हो गया। उसके बाद से औद्योगिक अनुसंधान।
नए नए साधन तथा क्रियाओं की खोज विवेकीकरण का एक अनिवार्य अंग है। इसके लिए औद्योगिक अनुसंधान स्थापित की जाती है, जहां पर उद्योगों के सभी अंगों के संबंध में आवश्यक प्रयोग होते रहते हैं और उसमें कम से कम उत्पादन में अधिक से अधिक यानी क्या प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता है। अब देखिए अगला है नियंत्रण। तो देखिए सबसे पहले विवेकीकरण से आप क्या कर सकते हैं, यानी नियंत्रण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति पर आप नियंत्रण किसके माध्यम से करेंगे, तो नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले यानी क्या होना चाहिए, यानी आपके पास विवेकीकरण का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विवेकीकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो विवेकीकरण का ज्ञान होने के लिए यानी आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, विवेकीकरण का यानी ज्ञान होना चाहिए। जब विवेकीकरण का ज्ञान होगा तो क्या करेंगे, आप किसी दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उनको निर्देशन दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो वह ज्ञान यानी किससे होगा, तो विवेकीकरण से होगा, युक्ति से होगा, ढंग से होगा। अगला देखिए, सामान्य लेते हुए वीडियो को सुपर फास्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। विवेकीकरण का राष्ट्रीयकरण, विवेकीकरण तथा राष्ट्रीयकरण में अंतर। तो विवेकीकरण तथा राष्ट्रीयकरण में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन रैशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। तो इसमें देखिए आपका 3 आधार बनाएंगे यानी 3 कॉलम बनाएंगे, एक अंतर का आधार, एक विवेकीकरण और एक राष्ट्रीयकरण। यानी अंतर का आधार में यानी बेसिस ऑफ डिफरेंस, रैशनलाइजेशन और नेशनलाइजेशन। तो देखिए इसमें सबसे पहला विशेषता यह है, पहला है आपका हेडिंग अर्थ। तो सबसे पहले दोनों का अर्थ समझेंगे कि विवेकीकरण होता क्या है और राष्ट्रीयकरण क्या होता है। तो देखिए विवेकीकरण क्या होता है, तो विवेकीकरण शब्द का प्रयोग उद्योगों की कार्य कुशलता में बढ़ाने, उद्योगों पर उद्योगपतियों का अधिकार हो, चाहे राज्य सरकार का हो, यह दोनों ही प्रकार के उद्योगों पर क्या होता है, लागू हो सकता है। यानी निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि विवेकीकरण से आशय यानी युक्ति या ढंग से है, इसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। राष्ट्रीयकरण क्या होता है, तो राष्ट्रीयकरण क्या होता है, देखिए यानी किसी उद्योग को राज्य के अधिकार में चलाना होता है। किसके अधिकार में, यानी राज्य के अधिकार में चलाना होता है, उसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। उसके बाद से अगला है आपका उद्देश्य। तो उद्देश्य, विवेकीकरण का उद्देश्य क्या होता है, तो विवेकीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि औद्योगिक इकाई में यानी बर्बादी कम हो, कुशलता का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कुशल यानी क्या करें, वस्तुओं को बनाएं, उसके बुराइयों को दूर करें। उसके बाद से राष्ट्रीयकरण में क्या होता है, तो राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य होता है कि समाज को निजी क्षेत्र यानी पूंजीपतियों से यानी शोषण से क्या करना, बचाव करना। जो आपका यह निजी क्षेत्र होता है, पूंजीवादी क्षेत्र होता है, वहाँ पर निजी जो भी यानी पूंजीपति होते हैं वो क्या करते हैं, शोषण करते हैं, उसका बचाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीयकरण कर देना। अगला है प्रबंध आदि पर अधिकार। तो विवेकीकरण में प्रबंध आदि पर पूर्ण रूप से उद्योगपतियों का अधिकार रहता है। यानी किसका अधिकार रहता है, इंडस्ट्रियल का यानी उद्योगपतियों का। लेकिन राष्ट्रीयकरण में प्रबंध आदि पर उद्योगपतियों का अधिकार न रहकर यानी किसका होता है, राज्य का अधिकार होता है। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका उस पर अधिकार होता है। नेक्स्ट अंतर का आधार है योजनाओं को तैयार करना। तो देखिए विवेकीकरण में क्या होता है, तो विवेकीकरण में संचालन के लिए योजनाएं कौन बनाता है, यानी उद्योगपति बनाता है। कौन बनाता है, उद्योगपति बनाता है। कौन बनाता है, उद्योगपति बनाता है। और राष्ट्रीयकरण में उद्योगों को संचालन के लिए योजनाएं कौन बनाता है, तो सरकार बनाता है। कौन बनाता है, सरकार बनाता है। उसके बाद से अगला है नेक्स्ट अंतर का आधार है आवश्यकता। क्या है, आवश्यकता में तो विवेकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो विवेकीकरण की आवश्यकता यानी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उद्योगों को व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए होती है। और राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो जनहित में यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बिचौलियों को दूर करने के लिए, पूंजीवादियों को दूर करने के लिए। उसके बाद देखिए जन्म स्थान। तो विवेकीकरण का यानी जन्म स्थान कहाँ है, तो विवेकीकरण का जन्म उद्योगों की रक्षा करने के लिए हुआ। जैसे भयंकर मंदी हो, मांग का कम होना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, यानी इसलिए क्या विवेकीकरण का यानी जन्म हुआ। और औद्योगिकरण का जन्म किस लिए हुआ, इसमें अत्यधिक यानी राष्ट्रीयकरण का जन्म निजी उद्योगपतियों के अवांछनीय यानी जो भी निजी उद्योगपति हैं जो एक ग्राहक को शोषण कर रहे हैं, तो उनकी यानी शोषण करने
पर नियंत्रण करने के लिए इसका क्या किया गया, जन्म किया गया, किसका, राष्ट्रीयकरण का। अगला आपका है विवेकीकरण और संयोजन में अंतर। तो देखिए विवेकीकरण और संयोजन में अंतर होता क्या है। तो विवेकीकरण और संयोजन में अंतर देखिए, तो विवेकीकरण और संयोजन में अंतर, तो विवेकीकरण और संयोजन में क्या अंतर होता है इसको आप समझेंगे। यानी एक अंतर का आधार कॉलम बना लेंगे, एक विवेकीकरण एक संयोजन। तो सबसे पहले इन दोनों का आशय देखेंगे। यानी विवेकीकरण का आशय क्या है। तो विवेकीकरण का आशय उन सभी परिवर्तनों से है जिनके द्वारा एक उद्योग की कार्यकुशलता में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। यानी कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। यह सब किसके माध्यम से होता है, तो नई नई युक्तियों और ज्ञान के माध्यम से होता है। इसे ही हम विवेकीकरण कहते हैं। संयोजन क्या होता है, तो संयोजन से आशय यानी विशिष्ट उद्देश्यों से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की एकीकरण से है। तो इकाइयों की एकीकरण से आशय, एकीकरण का मतलब होता है एमॉलगेशन करना, यानी एकीकरण करना, जिसमें यानी दो औद्योगिक इकाइयों को, यानी दो या दो से अधिक औद्योगिक इकाइयों को क्या करना, यानी एकजुट कर देना। वह एक ही वस्तु का निर्माण करती हो और दो कंपनियों को, दो उद्योगों को एक में समाहित कर देना ही एकीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए ईंट उद्योग है तो ईंट में क्या समाहित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए चीनी उद्योग है तो दूसरे चीनी उद्योग में समाहित हो जाएगी। उसे ही हम एकीकरण या संयोजन बोलते हैं। उसके बाद से आपका नेक्स्ट आपका है क्षेत्र। तो विवेक का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है और संयोजन का क्षेत्र क्या है, तो विवेकीकरण की तुलना में क्या है, सीमित है। क्या है, सीमित है। अगला है उद्देश्य। तो उद्देश्य में देखिए आप पढ़ेंगे देखिए इसमें क्षेत्र, तो विवेकीकरण का क्षेत्र क्या होता है, अपेक्षाकृत व्यापक होता है और संयोजन का क्षेत्र क्या होता है, विवेकीकरण की तुलना में सीमित होता है। अगला है आपका यानी उद्देश्य। तो विवेकीकरण का उद्देश्य क्या है, तो विवेकीकरण का प्रमुख उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार के अपव्ययों को रोकना, किस्म में सुधार लाना और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना किसका उद्देश्य होता है, तो विवेकीकरण का उद्देश्य होता है। और संयोजन का उद्देश्य क्या है, तो संयोजन का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों के मध्य होने वाली अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर आपस में सहयोग की भावना को क्या करना, यानी जागृत करना होता है। अगला है आपका प्रादुर्भाव। यानी विवेकीकरण का प्रादुर्भाव क्यों किया गया, तो विवेकीकरण का प्रादुर्भाव उन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए किया गया जो किसी उद्योग की कुशलता में कमी प्रकट करती है। और संयोजन, तो संयोजन का प्रादुर्भाव पारस्परिक अनार्थिक प्रतियोगिता को दूर करने के लिए किया गया, क्योंकि एक दूसरे की प्रतियोगिता से क्या उपभोक्ता को नुकसान हो रहा था, यानी ग्राहक को नुकसान हो रहा था, फायदा भी हो रहा था। एक कंपनी को नुकसान हो रहा था, एक कंपनी को फायदा हो रहा था, इसलिए इसको दोनों को क्या समाहित कर दिया गया। अगला है सामाजिक उद्देश्य। तो विवेकीकरण का सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति, यानी विवेकीकरण का सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति एवं पूर्ति पर बल देता है और यह सदैव सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति पर बल नहीं देता। संयोजन। अगला आवश्यकता। तो विवेकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो विवेकीकरण की आवश्यकता, विवेकीकरण की आवश्यकता तो प्रत्येक उद्योग में होती है। संयोजन की आवश्यकता यानी केवल परस्पर यानी प्रतिस्पर्धा को हटाने के लिए ही यानी संयोजन किया जाता है, कॉम्बिनेशन किया जाता है, वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला है आपका विवेकीकरण और वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर। यानी विवेकीकरण और वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन रेशनलाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए इसमें आपका है अंतर का आधार विवेकीकरण और वैज्ञानिक प्रबंध। तो इसमें पहला अंतर का आधार है यानी व्यापकता। विवेकीकरण एक व्यापक शब्द है जिसमें वैज्ञानिक, इसे वैज्ञानिक प्रबंध भी कहते हैं। वहीं पर वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, अपेक्षाकृत यानी कम है, यानी वो व्यापक शब्द नहीं है, उसमें विवेकीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद से अगला है उत्पादन। तो विवेकीकरण में उत्पादन की सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है, लेकिन वहीं पर वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिक संगठन, शक्ति तथा यंत्रीकरण पर बल देता है। अगला है आपका व्यावसायिक संयोजन। तो व्यावसायिक संयोजन
अंतर का आधार है। तो व्यवसायिक संयोजन विवेकीकरण का अंग है और वैधानिक प्रबंध का व्यवसायिक संयोजन से कोई संबंध नहीं होता है। अगला है दृष्टिकोण, यानी दृष्टिकोण विवेकीकरण का दृष्टिकोण सामाजिक वाणिज्यिक है और वैज्ञानिक प्रबंध का दृष्टिकोण वैज्ञानिक तकनीकी है। अगला उद्देश्य, तो विवेकीकरण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो विवेकीकरण का मूल उद्देश्य व्यवसायिक इकाइयों में बर्बादी एवं अकुशलता को दूर करना, कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना होता है। और वैज्ञानिक, और इसमें वैज्ञानिक प्रबंध का मूलभूत उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का मूलभूत उद्देश्य परंपरागत पद्धतियों के स्थान पर क्या करना? नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, नई नई पद्धतियों का प्रयोग करना, इसका उद्देश्य होता है। अगला मानसिक क्रांति, तो विवेकीकरण में मानसिक क्रांति यानी मनुष्य की क्रांति, मानसिक क्रांति यानी आपका दिमाग की क्रांति विवेकीकरण का मूल तत्व होता है। और अब में वैज्ञानिक प्रबंध में तो मानसिक तकनीकी का प्रबंध ये मूल तत्व नहीं होता है। अगला है एकाधिकार को जन्म, यानी विवेकीकरण क्या करता है? एकाधिकार को जन्म देता है। अब वैज्ञानिक प्रबंध क्या करता है? एकाधिकार को जन्म नहीं देता है। अगला है विवेकीकरण का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ रियलाइजेशन, या विवेकीकरण के गुण या अवगुण। तो सबसे पहले विवेकीकरण का आप क्या देखेंगे? यानी गुण यानी लाभ देखेंगे। विवेकीकरण का लाभ होता क्या है? तो देखिए विवेकीकरण का लाभ होता क्या है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ रेशनलाइजेशन, एडवांटेज या मेरिट ऑफ रेशनलाइजेशन। तो देखिए विवेकीकरण का लाभ यानी सभी वर्गों को होता है, जिसमें उत्पादकों अथवा निर्माताओं को लाभ। सबसे पहले लाभ किसको होता है? तो उत्पादकों अथवा निर्माताओं को लाभ। तो क्या लाभ होता है? तो पहला, उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ होता है इनके लाभों में वृद्धि होती है। तीसरा लाभ होता है कि प्रमापीकरण के लाभों में वृद्धि होती है। चौथा लाभ होता है कि पूंजी का पूर्ण उपयोग एवं उचित पूंजीकरण होता है। उसके बाद देखिए इसमें उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है? तो उपभोक्ताओं को क्या लाभ हो सकता है? तो उपभोक्ताओं को देखिए, उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है विवेकीकरण से? तो उपभोक्ता को सबसे पहले मूल्य में कमी होना, यानी विवेकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन व्यय कम हो जाता है, जिसके कारण उपभोक्ता को कम यानी मूल्य पर क्या अधिक से अधिक बढ़िया वस्तुएं मिल जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता को क्या बचत भी होता है और लाभ भी मिलता है। वस्तुओं की किस्म में सुधार, यानी एक उपभोक्ता क्या चाहता है? अधिक से अधिक यानी उचित किस्म की वस्तु का प्रयोग करें, अच्छी क्वालिटी के वस्तु का प्रयोग करें। इसलिए क्या होता है? वो अच्छी से अच्छी ब्रांड वस्तुओं को खरीदना चाहता है। यह किसके कारण संभव होता है? तो विवेकीकरण के कारण ही संभव होता है। अगला, रहन सहन के स्तर में वृद्धि। तो देखिए रहन सहन का स्तर भी क्या करता है? विवेकीकरण पर डिपेंड करता है कि आपका सोच कैसा है, आपका ज्ञान कैसा, आपका युक्ति कैसा है, आप किस प्रकार की वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करना चाहते हैं, आप किस प्रकार के वस्तुओं, किस प्रकार के टेस्ट को अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं, आपका जीवन स्तर क्या है। यह विवेकीकरण यानी क्या करता है? प्रभावित करता है। विवेकीकरण आपको लाभान्वित करता है। अगला है आपका अगला है समाज एवं देश को लाभ। तो समाज एवं देश को लाभ, एडवांटेज टू सोसाइटी एंड कंट्री। तो समाज और देश को लाभ क्या होता है? तो सबसे पहले समाज में यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कम से कम लागत, सबसे पहले यानी उद्योग की स्थापना करेंगे। उद्योग की स्थापना करेंगे तो आपका रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो आपका यानी बेरोजगारी दूर होगी और लोगों के पास क्या होगा? यानी आय, इनकम होगा। जब इनकम होगा तो राष्ट्र की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला है आपका यानी अगला है व्यापारिक आर्थिक कुचक्रों से बचाव, यानी विवेकीकरण की योजना लागू करने से यानी व्यापारिक आर्थिक कुचक्रों से क्या बचाव को रोका जा सकता है। जैसे मान लीजिए विवेकीकरण का प्रयोग करते हुए यानी एक उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए माल को यानी एक उत्पादक माल को क्या करता है? बनाता है। तो एक उत्पादक माल को बनाता है, उत्पाद को बनाता है, तो उत्पाद को तैयार कर और फुटकर विक्रेता उत्पाद को तैयार करके ग्राहक तक पहुंचाने में यानी उसको यानी कई बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए थोक विक्रेता हो गया, फुटकर विक्रेता हो गया,
श्रृंखलाबद्ध दुकानें हो गई, ये सब क्या होता है, यानी बिचौलिया होता है, जिनका प्रयोग हम विवेकीकरण के माध्यम से यानी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ग्राहक को भी माल बेच सकते हैं, जिससे ग्राहक को माल कम से कम लागत में प्राप्त हो जाता है और ग्राहक खुशी रहता है और आपके वस्तु का डिमांड करता रहता है। उसके बाद से देखिए विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा, यानी विवेकीकरण से क्या होता है, विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा होता है, यानी देश के उद्योगों का विकास होने तथा उत्पादन व्यय कम होने के परिणाम स्वरूप विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा होती है। यही नहीं, निर्यात संभावनाओं में भी वृद्धि होती है। अगला है राष्ट्रीय बचत। तो विवेकीकरण की योजना लागू होने के परिणाम स्वरूप उत्पादन में कच्चे माल, श्रम तथा पूंजी का अपव्यय समाप्त होकर राष्ट्रीय बचतें होती हैं। अगला है आर्थिक संपन्नता। तो विवेकीकरण के परिणाम स्वरूप समाज एवं राष्ट्र में चाहू ओर आर्थिक समृद्धता विद्यमान होती है और ख्याति में वृद्धि होती है और राष्ट्र हित में क्या होती है, आय में वृद्धि होती है। अगला औद्योगिक विकास। तो विवेकीकरण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उद्योगों का अधिक से अधिक क्या करना, विकास करना, अधिक से अधिक देश में क्या करना, उद्योगों की स्थापना करना। अगला है विवेकीकरण के दोष एवं हानियाँ। तो विवेकीकरण के डिमेरिट डिसएडवांटेज होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें विवेकीकरण के दोष एवं हानियाँ में विवेकीकरण का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इससे हानियाँ की भी कल्पना की जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए बृहद व्यापार की बुराइयों की आशंका। तो इसमें क्या होता है, एक ही उद्योग में समस्त इकाइयाँ मिलकर वस्तुओं के निरर्थक व्यय समाप्त कर अथवा क्रय विक्रय का केंद्रीकरण अन्य दृष्टि से वित्तीयता प्राप्त करने के लिए संयोजनों का निर्माण करती है। ये संयोजन कभी कभी इतने विस्तृत आकार के हो सकते हैं कि जिससे बृहद व्यापार की बुराइयां उनमें आ जाती है और बृहद व्यापार के दोषों के पाठगणन के लिए भली प्रकार की परिचित होंगे। अगला है लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कुप्रभाव। जैसे मान लीजिए विवेकीकरण का प्रयोग है तो छोटे लोग क्या कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी रिसर्च नहीं कर सकते हैं। छोटे लोग यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी अपने फैक्ट्री का जांच नहीं करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पान का दुकानदार है तो पान का दुकानदार क्या करेगा, ऑडिटिंग कराता रहेगा, यानी वर्ष भर क्या सीए को बुलाएगा, ऑडिटिंग कराएगा, तो जितना उसका इनकम नहीं होगा उतना क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर विवेकीकरण क्या है, वहाँ पर विवेकीकरण यानी लागू नहीं होता है। अगला असहयोग आंदोलन का भय। तो भिन्न भिन्न विभागों में स्वतंत्रता की भावना जागृत होने से असहयोग की भावना जागृत होने का भय हो जाता है। इससे उत्पादन कम होगा तथा आपस में अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाता है। अगला देश के साधनों का अपव्यय। तो विवेकीकरण में पुरानी मशीनों के स्थान पर एक नई मशीनों की स्थापना की जाती है, जिसमें पुरानी मशीनों की बर्बादी होती है और यह देश के दुर्लभ साधनों का अपव्यय होता है। देखिए हम कभी आपसे नहीं कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आपके देखिए लगातार वीडियो पढ़ाते जा रहे हैं। आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके। कमेंट करके बताइए। अगला देखिए लिखा है विवेकीकरण और रोजगार अथवा विवेकीकरण और बेरोजगारी। तो विवेकीकरण का रोजगार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो निम्न दो अवस्थाओं पर पड़ता है। तो वह अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, वह अवस्थाएं यानी पहला अवस्था यानी अल्पकालीन। पहला अवस्था क्या है, अल्पकालीन प्रभाव। पहला अवस्था क्या है, अल्पकालीन प्रभाव। और दूसरा अवस्था क्या हो सकता है, तो दूसरा अवस्था हो सकता है यानी क्या, तो दीर्घकालीन प्रभाव। क्या होता है, दीर्घकालीन प्रभाव। तो अल्पकालीन में क्या होता है और दीर्घकालीन में क्या होता है। तो सबसे पहले अल्पकालीन में आप पढ़ेंगे कि अल्पकालीन में होता क्या है। तो अल्पकालीन में विवेकीकरण रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अर्थात विवेकीकरण की योजना को लागू किए जाने से श्रमिक को तुरंत बेकारी का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि विवेकीकरण के अंतर्गत मशीनें अधिक से अधिक कार्य करती है और कर्मचारियों का स्थान ले लेती है, जिससे कर्मचारी क्या बेरोजगार होते हैं, तो उसका अल्पकालीन प्रभाव पड़ता है। उसके बाद से दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ता है। तो दीर्घकालीन प्रभाव में जहाँ एक अल्पकाल में विवेकीकरण के कारण बेरोजगारी फैल सकती है, वहीं दूसरी ओर यानी दीर्घकाल में
विवेकीकरण के रोजगार पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात रोजगार के साधनों का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल बेकार हुए श्रमिक को रोजगार मिल जाता है, अपितु नए श्रमिकों की भी आवश्यकता होने लगती है, जिसके कारण नई भर्तियां करनी पड़ती है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं? तो आपका कारण है, इसका कारण है यानी विवेकीकरण की योजना लागू करने से उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी हो जाती है और मूल्यों में कमी होने से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। दूसरा है आपका, ज्यों ज्यों वस्तुओं का मांग बढ़ने लगती है, विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का विस्तार होने लगता है और नई नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होने लगती है। आपका तीसरा है, विवेकीकरण की योजना लागू करने के लिए आधुनिक यंत्रों, उपकरणों और औजारों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें बनाने के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों के रोजगार के साधनों का विकास होने लगते हैं। अगला लाभ, दीर्घकालीन प्रभाव ये होता है कि विवेकीकरण के कारण औद्योगिकरण में क्या होती है? तीव्र गति आती है। जब औद्योगिकरण होगा तो बेरोजगारी क्या होगी? दूर होगी। उसमें अधिक से अधिक लोग क्या पाएंगे? रोजगार पाएंगे। जब रोजगार पाएंगे तो क्या होगा? उनका इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो राज्य का इनकम बढ़ेगा। जब राज्य का इनकम बढ़ेगा तो राष्ट्र का इनकम बढ़ेगा। जब राष्ट्र का इनकम बढ़ेगा तो अपना देश क्या होगा? विकासशील से क्या होगा? विकसित की ओर अग्रसर होगा। अगला, बड़े उद्योगों के विकास। तो इसमें अवशिष्ट माल का उपयोग करने के लिए भी उनके नज़दीकी अनेक कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। इससे कई व्यक्ति को रोजगार मिलने लगता है। यानी बड़े उद्योगों में बड़ी मात्रा में क्या होती है? रोजगार की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वैकेंसी आती है, लोग उसमें रोजगार की प्राप्ति करते हैं। देखिए, एक तरह से जहाँ पर हानि है वहीं पर एक तरह से उसका क्या है? दीर्घकालीन प्रभाव में लाभ भी है। अगला है, यानी बड़े उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उद्योगों की स्थापना करने के लिए नए नए अवसर प्रदान किए जाते हैं, नए नए रोजगार के अवसर दिया जाता है। अगला आपका देखिए, लिखा है विवेकीकरण को सफल बनाने के सुझाव क्या हो सकते हैं। तो विवेकीकरण को कैसे सफल बनाया जा सकता है, यानी विवेकीकरण यानी सफल कैसे हो सकता है। तो देखिए, विवेकीकरण को सफल बनाने के लिए सबसे पहले निम्न सुझाव दिए गए हैं। पहला, सर्वदलीय सहयोग। सर्वदलीय सहयोग का मतलब ये हुआ कि विवेकीकरण या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है कि एक व्यक्ति यानी सजग हो जाएगा तो पूरा राष्ट्र सजग हो जाएगा। इसमें सभी को क्या सहयोग की भावना रखनी होगी, चाहे वो पूंजी वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग हो, चाहे उपभोक्ता वर्ग हो, चाहे सरकार वर्ग हो, चाहे यानी पूंजीपति हो, चाहे उद्योगपति हो, सबको एक दूसरे की सहयोग की भावना रखनी होगी। अगला, बेरोजगारी दूर करने में व्यापक योजना। तो विवेकीकरण को लागू करने से शुरू में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके कारण अनेक बेरोजगारी दूर करने की भी क्या व्यापक योजना तैयार कर लेनी चाहिए। ऐसा होने पर विवेकीकरण के श्रमिकों को विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है और अधिक से अधिक रोजगार भी प्रदान किया जाता है। अगला है, विकास कोष का निर्माण किया जाना। यानी विवेकीकरण के लिए सुझाव दिए गए हैं। अगला, विकास कोष यानी विकास कोष की स्थापना करनी चाहिए। फंड में अधिक से अधिक पैसा जमा करना चाहिए ताकि उससे आधुनिकीकरण किया जा सके, नई नई टेक्नोलॉजी खरीदा जा सके। जिससे नई नई टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो नया नया उत्पादन यानी अधिक से अधिक उत्पादन किया जाएगा, अधिक उच्च क्वालिटी की, उच्च किस्म की वस्तु बनाई जाएगी और उसको अधिक से अधिक बेचा जाएगा। अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा और उपभोक्ता को संतुष्टि भी मिलेगी। अगला है, श्रमिकों की प्रबंध में सहभागिता। अगला है, अतिरिक्त लाभ का उचित वितरण। यानी देखिए, विवेकीकरण अपनाए जाने के कारण उद्योगों को भारी अतिरिक्त लाभ होता है। अभी नहीं कि अतिरिक्त लाभ हो रहा है तो आप लाभ एक के लिए रख लीजिए, उसको क्या कीजिए, यानी जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें आवश्यकता अनुसार या उनके कार्यों के अनुसार, उनके जॉब सेटिस्फैक्शन के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनमें क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, ताकि वो भी क्या रहें, संतुष्ट रहें। जब संतुष्ट रहेंगे तो अधिक से अधिक काम करेंगे और काम करेंगे तो विकास होगा। अगला है, अनुसंधान समिति का स्थापना। तो देखिए, विवेकीकरण के लिए अधिक से अधिक अनुसंधान समिति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनुसंधान समितियां ही क्या करती हैं, यानी अनेकों अनुसंधान करती हैं, अनेकों खोज करती हैं, अनेकों यानी विवेकीकरण की सहायता से क्या करती हैं, अधिक से अधिक उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रदान करती हैं। अगला है, विवेकीकरण की योजना स्नेह स्नेह लागू की जाए। तो विवेकीकरण की योजना ये नहीं कि इकट्ठा लागू कर दी जाए, आज भी लागू करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी विवेकीकरण की कोई भी परिवर्तन धीरे धीरे करना चाहिए। धीरे धीरे परिवर्तन करने से क्या होता है, यानी सुचारू रूप से सब काम चलता रहता है, बेरोजगारी भी नहीं आएगी, एक तरह से आपको रोजगार भी मिलता जाएगा।
उसके बाद से देखिए मोस्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि विवेकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और विवेकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और दोष को बताइए। फिर से विवेकीकरण के सिद्धांतों को बताइए। विवेकीकरण किस कारण होता है, विवेकीकरण आश्रित वरदान नहीं है, विवेचना कीजिए। फिर से विवेकीकरण और वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर बताइए। विवेकीकरण से क्या आशय, इसकी विशेषता को बताइए। विवेकीकरण और राष्ट्रीयकरण में अंतर बताइए। विवेकीकरण के उद्देश्य को बताइए। क्वेश्चन पूछ सकता है विवेकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर से देखिए इसमें अगला है वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध विवेकीकरण का अंग है, सही है कि नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध शुरू में ही बताए हैं, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, विवेकीकरण का अंग है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगला विवेकीकरण का क्षेत्र विवेकीकरण की तुलना में क्या होता है, व्यापक होता है। तो संयोजन का क्षेत्र विवेकीकरण की तुलना में क्या होता है, व्यापक होता है। सरासर क्या है, गलत है। फिर से विवेकीकरण का जन्म स्थान क्या है, जर्मनी में है, बिल्कुल सही है। अगला विवेकीकरण का जन्म स्थान यानी अमेरिका में है, ये आपका क्या है, गलत है। उसके बाद से राष्ट्रीयकरण विवेकीकरण का ही यानी क्या है, अंग है। तो राष्ट्रीयकरण विवेकीकरण का ही अंग है, बिल्कुल गलत है। अगला विवेकीकरण नई बोतल में पुरानी शराब है। तो विवेकीकरण नई बोतल में पुरानी शराब है, ये भी क्या है, गलत है। विवेकीकरण का श्रमिक द्वारा विरोध किया जा सकता है। तो विवेकीकरण का श्रमिक द्वारा विरोध किया जा सकता है, क्योंकि ये सही है, क्योंकि विवेकीकरण करने से क्या होता है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका अल्पकाल में विवेकीकरण बेरोजगारी फैलाता है। तो अल्पकाल में विवेकीकरण बेरोजगारी फैलाता है, यानी सही है कि गलत है। तो अल्पकाल में क्या होगा, तो विवेकीकरण बेरोजगारी फैलाता है, यानी बिल्कुल आपका सही है। पहले क्या बेरोजगारी होगी, उसके बाद से धीरे धीरे यानी रोजगार मिलेंगे। विवेकीकरण एक अमिश्रित वरदान है। तो विवेकीकरण एक अमिश्रित वरदान है, ये भी क्या है, गलत है। अगला विवेकीकरण लघु एवं कुटीर उद्योगों के हित में नहीं है। ये क्या है, विवेकीकरण लघु एवं कुटीर उद्योग के हित में नहीं है, ये भी क्या है आपका, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योगों में अधिक से अधिक यानी अंकेक्षण कार्य अधिक से अधिक खर्चे नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उनका इनकम क्या होता है, सीमित होता है। अगला है विवेकीकरण का जन्म स्थान है। तो विवेकीकरण का जन्म स्थान कहाँ है, तो जर्मनी है। अगला है विवेकीकरण का क्षेत्र वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में है। तो विवेकीकरण का क्षेत्र वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में क्या है, तो वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में व्यापक है। अगला है विवेकीकरण संयोजन से, विवेकीकरण संयोजन से क्या है, भिन्न है कि भिन्न नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका क्या है, भिन्न है। अगला अल्पकाल में विवेकीकरण यानी क्या फैलाता है, बेरोजगारी फैलाता है, बेरोजगारी नहीं फैलाता है। तो अल्पकाल में विवेकीकरण क्या फैलाता है, तो बेरोजगारी फैलाता है। तो फिर से विवेकीकरण अमिश्रित वरदान है, ये आपका सही है कि गलत है। तो विवेकीकरण आपका अमिश्रित वरदान है, ये आपका सही नहीं है। अगला है श्रमिक विवेकीकरण का विरोध यानी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। यानी श्रमिक क्या करते हैं, विवेकीकरण का विरोध करते हैं। अगला है आपका अगला है विवेकीकरण का उत्पादन तथा उत्पादकता में होता है। यानी क्या होता है, विवेकीकरण उत्पादन तथा उत्पादकता में करता है। तो क्या करता है, कमी करता है, वृद्धि करता है। तो आपका क्या होगा ऑप्शन यानी वृद्धि वाला यानी सही होगा, वृद्धि करता है। क्या करता है, तो वृद्धि करता है। अगला है अब सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है विवेकीकरण का जन्म स्थान है। तो अभी बताएं शुरू में ही विवेकीकरण का जन्म स्थान कहाँ है, तो विवेकीकरण का जन्म स्थान विवेक कहाँ से आया, तो विवेक जर्मन से आया। जर्मनी लोग क्या होते हैं, अधिक विवेकशील होते हैं, इसलिए क्या जर्मनी को हम ट्रिक लगाएंगे। यानी विवेकीकरण का जन्म स्थान कहाँ है, तो जर्मनी में है। फिर से विवेकीकरण में उत्पादकता तथा उत्पादन दोनों में होती है। तो क्या होती है, तो विवेकीकरण में यानी उत्पादकता तथा उत्पादन में होती है। तो क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि होती है, कोई प्रभाव नहीं। तो इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में विवेकीकरण है। तो वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में विवेकीकरण क्या है, तो व्यापक है, संकुचित है, इनमें से कोई नहीं, ये सभी यानी क्या है, तो व्यापक है। अगला
स्वामियों का दृष्टिकोण विवेकीकरण के प्रति होता है। तो स्वामियों के दृष्टिकोण विवेकीकरण के प्रति कैसा होता है? तो सहानुभूति होता है, विरोधी होता है, ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सहानुभूति पूर्वक होता है। अगला है, विवेकीकरण के उद्योगों के लिए भारत के उद्योगों के लिए विवेकीकरण है तो आवश्यक है, अनावश्यक है, भार है, ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी पांचवा का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यानी आवश्यक है। क्या होना चाहिए? यानी विवेकीकरण आवश्यक होना चाहिए। अगला, विवेकीकरण में सामाजिक पहलू है। तो विवेकीकरण में सामाजिक पहलू है यानी निहित है, निहित नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो आपका यानी निहित है, ऑप्शन सही है। अगला, शुरू में विवेकीकरण के कारण होता है। तो क्या होता है? तो बेरोजगारी बढ़ती है, रोजगार में वृद्धि होती है, श्रमिकों में छटनी होती है, ये सभी। यानी आपका ऑप्शन यानी क्या होता है? यानी शुरू में विवेकीकरण का कारण होता है। तो शुरू में विवेकीकरण के कारण यानी बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आएगा तो टेक्नोलॉजी काम करेगा और श्रमिक वर्ग क्या बेरोजगार हो सकते हैं। अगला, भारत सरकार की नीति विवेकीकरण के विरोध में है, पक्ष में है, निष्पक्ष हैं और ये सभी। तो इसमें ऑप्शन क्या है? पक्ष में है वाला ऑप्शन सही है। देखिए इसमें अगला है आपका व्यवसायिक संयोजन। तो व्यवसायिक संयोजन होता क्या है? तो सबसे पहले यानी व्यवसायिक संयोजन का यानी अर्थ समझेंगे कि व्यवसायिक संयोजन होता क्या है। तो व्यवसायिक संयोजन का यानी सबसे पहले अर्थ समझेंगे, व्यवसायिक संयोजन होता क्या है। तो व्यवसायिक संयोजन का परिभाषा मीनिंग ऑफ यानी कॉम्बिनेशन। तो देखिए कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यानी दो या दो से अधिक फर्में मिलकर क्या करती है, एक नई फर्म का निर्माण करती है, उसे हम संयोजन कहते हैं। संयोजन का अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन बोला जाता है, यानी एमॉल्गमेशन। यानी जैसे मान लीजिए एक्स है कंपनी है और वाई कंपनी है, जब दोनों कंपनियों को मिलाकर यानी एक्स और वाई कंपनी का निर्माण होता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, संयोजन। और संयोजन उन्हीं कंपनियों का किया जाता है जो एक ही वस्तु का निर्माण करे, एक ही किस्म का, एक ही आकार का, यानी किस्म आकार तो चेंज हो सकता है लेकिन एक ही वस्तु का निर्माण करे। जैसे जब मान लीजिए जहाँ चीनी बन रहा है तो केवल चीनी बने, जहाँ सीमेंट बन रहा है तो केवल सीमेंट का निर्माण हो, जहाँ कोयला का उत्पादन हो रहा है जहाँ वहाँ केवल कोयला ही बने। यानी वैसे कंपनियों को क्या करते हैं, यानी एक दूसरे में समाहित करना ही क्या कहलाता है, तो कॉम्बिनेशन कहलाता है, यानी संयोजन कहलाता है। उसके बाद से प्रोफेसर हैने ने परिभाषित किया है, संयोजन किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कुछ व्यक्तियों का पूर्णकार अथवा समूह के रूप में क्या होता है, यानी संगठित होना है। उसके बाद से डॉक्टर एम.एल. कोठारी के अनुसार तो संयोजन से आशय विनियोजित पूंजी पर अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किन्हीं दो या दो से अधिक एकाकी अथवा सम्मिलित औद्योगिक इकाइयाँ यानी संयोजन कहलाती है। उसके बाद से डॉक्टर ए.एल. जोशी के अनुसार तो औद्योगिक संयोजन को आर्थिक संगठन की एक ऐसी नीति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत न्यूनाधिक पूर्णता वाले सामान्य नियंत्रण के अधिकार में ऐसी अनेक इकाइयों के आबद्ध किया जाता है जो पहले स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है अथवा कार्य कर सकती है। अगला है पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन करने, सहयोग की भावना को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से क्या किया जाता है, यानी विभिन्न इकाइयों का एकीकरण कर दिया जाता है, कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। यानी उपयुक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यानी दो या दो से अधिक कंपनियों को यानी एक सूत्र में बांधने की क्रिया ही क्या कहलाता है, तो बिजनेस यानी कॉम्बिनेशन कहलाता है। उसके बाद देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन का आपका विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला विशेषता यह है कि संयोजन किसी व्यवसाय में संलग्न दो या दो से अधिक इकाइयों को यानी एक संघ में बनाता है, यानी एक सूत्र में बांध देता है। दूसरा है कि इसमें संयोजन की स्थापना किसी समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। तीसरा है आपका व्यवसायिक संयोजन के इकाइयों में पारस्परिक सहयोग की भावना, यानी सहयोग की भावना के उद्देश्य से ही एकीकरण किया जाता है। चौथा है यानी संयोजित होने वाली इकाइयां अपनी पृथक अस्तित्व बनाने रखने में भी सहायक सिद्ध होती हैं और समाप्त भी कर सकती हैं। अगला है संयोजन करते समय
जनहित की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, यानी जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी को दूसरे कंपनी में क्या समाहित किया जा सकता है। अगला है व्यवसायिक संयोजन और औद्योगिक संयोजन, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसमें देखिए संयोजन के लिए कम से कम यानी 2 इकाइयों का होना क्या होता है, परम आवश्यक होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। इसे व्यवसायिक संयोजन के आंदोलन के कारण क्या हैं, इसके घटक क्या हैं, इसके अभिप्रेरक तत्व क्या हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो व्यवसायिक संयोजन के कारण या घटक या तत्व को यानी कुछ भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है आपका प्रमुख कारण यानी प्राइमरी केसेस। तो प्राइमरी केसेस में क्या होता है, इसमें गला काट प्रतियोगिता का अंत करने के लिए। देखिए जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन में गला काट प्रतियोगिता का अंत करने का उद्देश्य ये होता है कि जैसे मान लीजिए 2 कंपनियां रहती हैं तो अपने में क्या करती हैं, गला काट प्रतियोगिता करती हैं, यानी एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं, जिसकी वजह से यानी दोनों कंपनियों को एक हो जाती हैं, तो वहाँ पर गला काट प्रतियोगिता का समापन हो जाता है। अगला है आपका बड़े पैमाने पर लाभ का आकर्षण करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है तो अकेली क्या करती है 50,000 लाभ कमाएगी, फिर से दूसरी कंपनी 1 लाख कमाएगी, और जब दोनों मिल जाएंगे तो लाभ कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसलिए अधिक पैमाने पर लाभ कमाने के लिए भी क्या किया जाता है, यानी इसकी स्थापना यानी संयोजन को यानी स्थापित किया जाता है। अगला है व्यापारिक चक्रों के प्रभाव को रोकने के लिए, यानी वर्तमान अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण समृद्धि अवसाद है, अवसाद से लगाया जाता है, जिसमें व्यापारिक चक्रों की जो भी प्रभाव है उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला है सहायक कारण। तो सहायक कारण में पहला औद्योगिक महत्वाकांक्षा, यानी बड़ा बनने एवं बड़प्पन करने की मानवीय महत्वाकांक्षा ने भी औद्योगिक योजनाओं के निर्माण में सहयोग दिया है। इतिहास इस बात की साक्षी है कि अतीत में विभिन्न प्रबंध अभिकर्ताओं विभिन्न प्रकार की कंपनियों का प्रवर्तन करके उनका नियंत्रण स्थापित किया। अगला है एकाधिकार की अभिलाषा, यानी व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने की अभिलाषा ने इतना जोर पकड़ लिया कि प्रतियोगिताओं ने अपने व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा करके सामूहिक तरीके से कार्य करना क्या किया, प्रारंभ कर दिया। अगला यानी उद्योगों को विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, यानी एक ही उद्योग में विभिन्न क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया, यानी कॉम्बिनेशन के द्वारा किया गया, प्रोत्साहित किया गया। अगला है शुल्क संरक्षण नीति, यानी कभी कभी प्रशुल्क संरक्षण नीति भी संयोजन का कारण बन सकती है। जब औद्योगिक संरक्षण के कारण सरकार विदेशी माल को देश में लाने से रोकती है तो देश के उत्पादकों को इसका अवसर मिल सकता है देश के अंदर प्रतियोगिता समाप्त कर दे, और भारत का शुगर सिंडिकेट इसका व्यापक उदाहरण है। अगला है यातायात तथा संदेश वाहन साधनों में सुधार, यानी यातायात तथा संदेश वाहन के साधनों में सुधार होने से यानी बाजार के क्षेत्र में क्या होते हैं, अधिक व्यापक होता है, अधिक सुधार होता है। अगला है सरकारी नीति, यानी सरकारी नीति संयोजन के विकास में सहायक अथवा बाधा हो सकती है। कभी कभी सरकार संयोजन को प्रोत्साहित करती है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश पर पंजाब नेशनल बैंक तथा हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक का संयोजन किया गया था। अगला नियंत्रण सुविधा के लिए, देखिए एकीकरण का प्रयोग यानी नियंत्रण की सुविधा के लिए भी किया जा सकता है कि हमारा बाजार पर क्या रहे, यानी कंट्रोलिंग रहे, नियंत्रण रहे, हम जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से अपने वस्तु को अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकें, यानी बेच सकें। अगला है औद्योगिक तकनीकी एवं परिस्थिति, तो औद्योगिक तकनीकी जैसे मानिए किसी कंपनी में औद्योगिक तकनीकी है, किसी कंपनी में नहीं है, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जिसमें नहीं है उसको दूसरे कंपनी में मर्ज कर दिया जाएगा, तो वहाँ का टेक्निकल स्थिति उसको क्या मालूम हो जाएगी और दोनों मिलकर अधिक से अधिक क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अगला अधिक पूंजी प्राप्त करने के लिए, देखिए जो एकीकरण का प्रयोग किया जाता है, जैसे मानिए प्रत्येक व्यक्ति के पास यानी पूंजी तो होता नहीं है, प्रत्येक व्यवसायी के पास, किसी के पास पूंजी ज़्यादा होता है तो किसी के पास अनुभव ज़्यादा होता है, किसी के पास वर्कर ज़्यादा होता है, तो उन सभी यानी बुराइयों को दूर करने के लिए यानी एकीकरण का प्रयोग किया गया। फिर से विवेकीकरण की सफलता के लिए, यानी देखिए विशेषज्ञों की लाभ लेने के लिए क्या किया जाता है, एकीकरण का यानी प्रयोग किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे उद्योग को भी यानी बड़ी बड़ी इकाइयाँ क्या करती हैं, अपने में समाहित कर लेती हैं। अगला आपका है अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए यानी विवेकीकरण का प्रयोग होता है। फिर से मुद्रा की नीति के कारण विवेकीकरण उत्पन्न होता है। पेटेंट अधिनियम, तो पेटेंट अधिनियम ने भी व्यापक संयोजन निर्माण में सहयोग दिया है।
पेटेंट अधिनियम में न केवल एकाकी फर्मों को अधिकार में स्थिति प्रदान की है बल्कि सुदृढ़ बनाने में विशेषता एवं सहायता भी प्रदान की है। अगला है औद्योगिक अनुकूलता, यानी औद्योगिक अनुकूलता हेतु व्यावसायिक संयोजन का निर्माण होता है। अमेरिका में औद्योगिक अनुकूलता हेतु अनेक व्यावसायिक संयोजन का निर्माण हुआ है। अगला है आपका व्यक्तिगत योग्यता को क्या करने के लिए, यानी कॉम्बिनेशन करने के लिए। अगला है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का उदय करने के लिए। अब देखिए संयोजन का उद्देश्य होता क्या है, तो संयोजन का उद्देश्य क्या होता है, तो संयोजन का ऑब्जेक्टिव्स यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य पहला ये होता है कि प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देना है। दूसरा होता है कि सदस्यों में उत्पादन, वितरण तथा विक्रय पद्धतियों का यानी केंद्रीकरण न करके यानी विकेंद्रीकरण कर देना है। देखिए एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सारा भार, सारा नियंत्रण अपने पास रखना है, और विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि कार्यों के अनुसार, योग्यताओं के अनुसार यानी कर्मचारियों में क्या करना, कार्यों का बंटवारा कर देना होता है। अगला है बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं औद्योगिक विवेकीकरण को लाभ प्रदान करना। फिर से प्रत्येक सदस्य की विनियोजित पूंजी पर समुचित प्रत्याय देना। अगला है बाजारों का नियंत्रण पर स्थापित करना। अगला उद्देश्य है संयोजन के लाभों को प्राप्त करना और प्रशासन व्यय में कमी करना। उसके बाद से देखिए हम पढ़ेंगे यानी संयोजन की यानी क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, क्या दोष है। देखिए संयोजन के लाभ और दोष में सबसे पहले आप संयोजन के लाभ और दोष में पढ़ेंगे, यानी पहला यानी इसमें पढ़ेंगे लाभ। इसके क्या पढ़ेंगे, लाभ। पहला लाभ है यानी उत्पादन व्यय में मितव्ययिता। तो देखिए एकीकरण जब होगा तो क्या होगा, उत्पादन व्ययों में मितव्ययिता होगा। यानी पहले क्या करते थे, यानी अधिक से अधिक यानी उत्पादन करते थे तो आपका यानी उत्पादन खर्च कम ज़्यादा आता था। अब दो कंपनियां एक साथ मिलकर काम करेंगी तो क्या कम खर्चे में ही यानी काम हो जाएगा। और पूंजी उपयोग में मितव्ययिता, पहले क्या आपको पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ती थी क्योंकि आप अकेले थे। अब दो से अधिक कंपनियां हो गई हैं तो पूंजी उपयोग में क्या हो गई, मितव्ययिता हो गई, यानी कम पूंजी को लगाकर भी क्या कर सकते हैं, व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रबंध एवं व्यवस्था में मितव्ययिता। पहले क्या होता था, यानी एक कंपनी को प्रबंध करने के लिए कई यानी सीए रखना पड़ता था। अब क्या होगा, दो कंपनियां ही क्या करेंगे, यानी एक सीए के खर्चे में क्या करेंगे, अपना काम निकाल लेंगे, तो मितव्ययिता वहां पर होगा। अगला है वितरण व्ययों में मितव्ययिता। तो वितरण व्ययों में भी यानी देखिए इसमें एकीकरण से वितरण व्ययों में भी क्या होगी, यानी कमी होगी। क्योंकि जो विज्ञापन पर खर्च आता था, जब अकेले आपका व्यवसाय था तो अधिक से अधिक खर्च क्या विज्ञापन पर करते थे। लेकिन जब आपका यानी निजी यानी न होकर यानी दोनों मिलकर यानी व्यवसाय चलाएंगे तो आपका जो विज्ञापन का खर्च है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसमें मितव्ययिता आएगा। अगला प्रतिस्पर्धा का अंत। पहले क्या होता था, यानी प्रतिस्पर्धा में अपने व्यवसाय को आप हानि में भी ले जा सकते थे। जैसे वस्तुओं को बेचने के लिए कम रेट पर भी क्या वस्तुओं को बेच देते थे। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अधिक से अधिक यानी व्यवसायियों को अधिक से अधिक लाभ होता है, क्योंकि व्यवसायी एकाधिकारी हो जाता है। उस व्यवसाय का यानी एकाधिकार यानी एक ही अधिकारी होता है, वस्तुओं के मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। अगला है भौगोलिक केंद्रीकरण। यानी देखिए इसमें संयोजन की दृष्टि से भौगोलिक दृष्टिकोण, यानी संयोजन की स्थापना से भौगोलिक विकेंद्रीकरण संभव हो जाता है। इससे समान उद्योगों में अस्थिरता के स्थान पर स्थिरता आ जाती है। अगला है औद्योगिक अनुसंधान में सुविधा। यानी एकीकरण से या संयोजन से क्या होता है, यानी अनुसंधान करने में भी सुविधा मिलती है। अगला है विदेशी व्यापार में सुविधा। एकीकरण से क्या होता है, तो विदेशी व्यापार में सुविधा मिलती है। अगला है योग्यता का विनिमय, यानी इसमें योग्यता का भी यानी विनिमय किया जा सकता है। अगला है मांग और पूर्ति में संतुलन। यानी एकीकरण करने से क्या होता है, तो मांग और पूर्ति में क्या होता है, संतुलन बना रहता है। अगला सरकारी नियंत्रण में सुविधा। यानी एकीकरण से यानी छोटी छोटी दूर दूर तक बिखरी हुई इकाइयों को आपस में संगठित किया जाता है और उस पर क्या सरकारी नियंत्रण को लागू करने में सुविधा प्रदान किया जाता है। अगला आपका है व्यावसायिक संयोजन के प्रकार। तो देखिए व्यावसायिक संयोजन के प्रकार को यानी समझना होगा कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो व्यावसायिक संयोजन के प्रकार को यानी निम्न भागों में बांटा गया है, यानी काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ काइंड्स। इसमें देखिए सबसे पहला है क्षैतिज
उसके बाद से है दूसरा है क्षैतिज के बाद से हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, उसके बाद से वर्चुअल कॉम्बिनेशन, उसके बाद से लेटरल कॉम्बिनेशन, उसके बाद से सर्कुलर कॉम्बिनेशन, उसके बाद से डायगोनल कॉम्बिनेशन। तो क्षैतिज या समतल कॉम्बिनेशन होता क्या है? जब एक ही प्रकार का काम करने वाली दो या दो से अधिक व्यापारिक औद्योगिक इकाइयाँ परस्पर मिलकर अर्थात एक ही प्रबंध के अंतर्गत संगठित हो, तो यानी ऐसे संगठन को क्षैतिज या समतल या अनुप्रस्थ या व्यापारिक संयोजन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका इसका उद्देश्य हो सकता है कि पूर्ण गला प्रतियोगिता का यानी अंत कर दिया जाए। उसके बाद से बड़ी मात्रा में उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तीसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि इसमें यानी पूर्ति तथा नियंत्रण में संतुलन बनाए रखा जाए। चौथा है कि उत्पादन विधियों में यानी समन्वय रखा जाए। उसके बाद से देखिए इसमें इसका लाभ है, जैसे मान लीजिए उद्योगों को प्रतिनिधित्व करने में संगठन का निर्माण किया जाए, उस वस्तुओं के बाजार को अपने अधिकार में लेना, फिर से उत्पादन में विशिष्ट एकरूपता लाना, विवेकीकरण और वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को लागू करना। अगला उद्देश्य ये है कि आपका यानी लाभ उठाना, सदस्य संस्थाओं के उत्पादन विक्रयण वितरण में कमी लाना। अब इसमें देखिए लाभ, तो देखिए लाभ क्या होता है, तो अनुचित एवं अनार्थिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। दूसरा है यानी दूसरा आपका विशेषज्ञों की सेवाएं लेना, विवेकीकरण की सुविधा प्रदान करना, सामूहिक संगठन के लाभ लेना, आर्थिक सुदृढ़ता को बनाए रखना, बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाभ लेना, अनुसंधान के कार्यों में सुविधा प्रदान करना, सरकारी नियंत्रण में सुविधा प्रदान करना, मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखना, माल किस्म में सुधार करना। अब इसके दोष क्या हैं, तो दोष में आप पढ़ेंगे यानी दोष क्या है, तो दोष में सबसे पहले यानी सामूहिक शक्ति का दुरुपयोग होता है। अपने बाजार पर एकाधिकार हो जाने के कारण उपभोक्ता तथा कच्चे माल को उत्पादक का शोषण हो जाता है। छोटे उत्पादक देश का आर्थिक ढांचा बिगाड़ने लगते हैं। इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, पनपने लगता है। नई औद्योगिक इकाइयों के लिए टिकना यानी कठिन काम हो जाता है, यानी छोटे औद्योगिक इकाइयाँ नहीं टिक सकती है। उसके बाद से देखिए अगला है शीर्ष अथवा लंबवत संयोजन। तो जब एक दूसरे का पूरक कार्य करने वाली दो या दो से अधिक आपस में मिलकर इकाइयाँ आपस में मिलकर यानी काम करने लगती है, तो इसे शीर्ष अथवा लंबवत संयोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, शीर्ष संयोजन से आशय उस संयोजन से है जिसमें उद्योग की क्रमागत क्रियाओं को संपन्न करने वाली इकाइयों के यानी कॉम्बिनेशन को हम एकीकरण बोलते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, इसका प्रारूप में अग्रगामी संयोजन होता है, प्रतिगामी संयोजन होता है। इसमें अनेकों प्रकार के यानी संयोजन हो सकते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन इसमें, इनमें से कौन व्यवसायिक क्रिया है। देखिए ये मैराथन की क्लासेज हैं, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यानी निचोड़ देने वाली क्लासेज हैं। इसको आप पढ़िए, चुनिंदा रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आपकी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें देखिए लिखा है इनमें से कौन व्यवसायिक क्रिया है। तो ऑप्शन है माल का क्रय विक्रय करना, मंदिर में पूजा करना, ग्राहकों के साथ धोखा करना, सरसों के तेल में मिलावट करना। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। इसमें आपका ऑप्शन क्या है, यानी व्यवसायिक क्रिया है। तो व्यवसायिक क्रिया क्या है, तो व्यवसायिक क्रिया यानी माल का क्रय विक्रय करना होता है। यानी व्यवसाय में क्या किया जाता है, माल का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला है आपका अगला है व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। तो व्यवसाय में सफलता पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कैपिटल की आवश्यकता होती है, कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता होती है, यंत्र की होती है, ईमानदारी की होती है। तो किसकी होती है, तो कुशल व्यावसायिक संगठन की यानी आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है कि अनार्थिक क्रिया है, तो सबसे पहले व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। फिर से मान लीजिए कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंट में भाग लेना व्यवसाय है कि नहीं है, ये क्या है आपका व्यवसाय लेना
यानी भाग लेना व्यवसाय नहीं है। उसके बाद देखिए अगला है व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य है। तो व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? तो अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम सेवा करना, प्रथम लाभ द्वितीय सेवा, फिर से डी ऑप्शन प्रथम सेवा द्वितीय लाभ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? इसमें ऑप्शन सही है प्रथम सेवा। दूसरा क्या करना? लाभ कमाना, यानी व्यवसाय का यानी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। व्यवसाय होता क्या है? तो व्यवसाय से एक ऐसी आर्थिक क्रिया से है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का क्या किया जाता है? तो वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है, विनिमय किया जाता है, उत्पादन किया जाता है और वितरण करते हुए अधिक से अधिक क्या करना, यानी लाभ कमाना, ये क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही है। उसके बाद से दिया है उद्योग में सम्मिलित है। तो उद्योग, तो देखिए सबसे पहले उद्योग होता क्या है? तो उद्योग का मतलब होता है यानी उद्योग, यानी उद्योग में क्या किया जाता है? यानी कच्चे वस्तुओं को बनाकर पक्के वस्तुओं में क्या निर्मित किया जाते हैं। कच्चे माल को निर्मित माल में बनाने की क्रिया यानी उद्योग है। जैसे चीनी उद्योग हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ, यानी तेल उद्योग हो गया, ये आपका उद्योग होता है। उसके बाद देखिए मानिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि उद्योग में सम्मिलित है तो वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का उपभोग, वस्तुओं का क्रय विक्रय। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर यानी क्या ए सही है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अगला है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है? तो व्यापार का है, व्यवसाय का है, उद्योग का है, वाणिज्य का है। तो देखिए सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है? तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है? तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र यानी किसका है? यानी व्यवसाय का है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है? व्यवसाय का है। देखिए व्यवसाय में क्या होता है? तो व्यवसाय में यानी व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, यानी ये तीनों क्या होता है? व्यवसाय में शामिल होता है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज राइट। अगला है व्यापार का आशय है। तो व्यापार का आशय, तो व्यापार का आशय क्या होता है? तो व्यापार का आशय यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? वस्तुओं का निर्माण करना, बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं, वस्तुओं का क्रय विक्रय। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो वस्तुओं का क्रय विक्रय। वस्तुओं का क्रय विक्रय पे क्या करेंगे? यानी मुहर लगाएंगे, थप्पा लगाएंगे। अगला है यानी उद्योग में शामिल है। तो उद्योग में क्या शामिल है? तो बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, परिवहन सेवा, वस्तुओं का उत्पादन। तो क्या होता है? उद्योग में क्या किया जाता है? यानी उद्योग में यानी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? व्यापार उद्योग का अंग है, वाणिज्य उद्योग का अंग है, व्यापार का अंग है, वाणिज्य व्यवसाय का अंग है। ऑप्शन कौन सा सही है? यानी आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणी उद्योग नहीं है? तो देखिए लिखा है इस्पात का निर्माण, आटा मिल, चीनी मिल, फलों का उत्पादन। तो फलों का उत्पादन क्या है? यानी निर्माण उद्योग नहीं है। अगला है नेक्स्ट व्यवसायिक संगठन है। तो व्यवसायिक संगठन क्या है? कला है, विज्ञान है, दोनों है, यानी कला और विज्ञान दोनों है। उसके बाद से भारत में यानी व्यवसायिक संगठन की आवश्यकता है, यानी किसकी आवश्यकता? यानी व्यवसायिक संगठन की कुशल आवश्यकता है। अगला है व्यवसायिक संगठन है। तो व्यवसायिक संगठन क्या है? कला है, विज्ञान है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद से व्यवसायिक गैर व्यवसायिक संगठन का मूल उद्देश्य होता है। तो देखिए गैर व्यवसायिक संगठन होता क्या है? यानी गैर व्यवसायिक संगठन से आशय ऐसे संगठन से है जिसका मूल उद्देश्य ये होता है क्या करना? यानी सेवा प्रदान करना, यानी सेवा करते हुए क्या करना? लाभ कमाना ही यानी गैर व्यवसायिक संगठन का यानी नॉन ऑर्गेनाइजेशन संगठन का उद्देश्य होता है। जैसे यानी स्कूल हो गया, टूर्नामेंट क्लब हो गया, ये सब क्या है? गैर व्यवसायिक संगठन है। तो गैर व्यवसायिक संगठन का यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गैर व्यवसायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है यानी अधिकतम लाभ, अधिकतम उत्पादन, अधिकतम सेवा, उपभोक्ता की संतुष्टि। तो अधिकतम सेवा करना होता है। व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है। तो व्यवसायिक संगठन किसकी प्रेरणा देता है? तो कर की चोरी का, उत्पादों में मिलावट का, कुशलता का, मूल्य वृद्धि का। तो किसका देता है? तो इसमें ऑप्शन देखिए कर की चोरी दिया है, उत्पादों में मिलावट दिया है, कुशलता दिया है, वृद्धि दिया है। तो कुशलता का,
अगला है व्यवसायिक संस्था को संगठित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए व्यवसायिक संस्था को यानी संगठित करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो धन की, संपत्ति की, प्रबंध कुशलता की, इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला है नवीन व्यवसाय की स्थापना में उठाया जाने वाला तीसरा कदम है। तो नवीन व्यवसाय की स्थापना में उठाया जाने वाला तीसरा कदम क्या है, तो वस्तुओं का विश्लेषण करना, वस्तुओं का चुनाव करना, पर्याप्त पूंजी, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन यानी वस्तुओं का विश्लेषण करना सही है। अगला है एक कुशल संगठनकर्ता कंपनी की स्थापना में एकत्रित करने पड़ते हैं। तो 3T, तीन एम एंड टी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इनमें से आपका 3M सही है। अगला व्यवसायिक संस्था निर्धारित पाने का अधिकारी है, पारिश्रमिक की यह धनराशि उसे प्राप्त होती है। तो उसे प्राप्त लाभांश के रूप में, कमीशन के रूप में, ए और बी दोनों, यानी दोनों रूप में होती है। नेक्स्ट अगला है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की अधिकतम संख्या है। तो देखिए सबसे पहले आप कंपनी के बारे में समझेंगे, यानी कंपनी होता क्या है। तो देखिए कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार, जिसकी पूंजी सार मुद्रा में, यानी कि जिसकी पूंजी हस्तांतरित अंशों में विभाजित होती है, जिसकी क्या होती है, यानी एक कॉमन सील होती है, यानी एक सार मुद्रा होती है, और जिसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। कंपनी क्या होती है, तो लाभ कमाने, यानी लाभ कमाने की, यानी एक ऐसी संस्था होती है, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से यह क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो देखिए इसमें कंपनी में यानी संख्या के आधार पर यानी कंपनियां यानी दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका यानी निजी कंपनी होता है और दूसरा होता है सार्वजनिक कंपनी। तो निजी कंपनी क्या है और सार्वजनिक कंपनी क्या है, तो निजी कंपनी से आशा ऐसे कंपनी से जिसमें न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम यानी 200। और इसमें देखिए डायरेक्टरों की संख्या कितनी होती है, डायरेक्टरों की संख्या यानी 2 होती है। उसके बाद से सार्वजनिक कंपनी में, तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और उसमें अधिकतम संख्या यानी नो लिमिट, यानी कोई सीमा नहीं, जितना हो सकता है हो जाएगा। और इसमें डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है, तो सार्वजनिक कंपनी में डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। और देखिए सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में ये भी होता है कि प्राइवेट कंपनी अंशों के हस्तांतरण पर क्या करती है, यानी अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, और सार्वजनिक कंपनी यानी अंशों के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाती है। उसके बाद से प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा जाता है, तो प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे यानी पीवीटी शब्द लिखा जाता है। और सार्वजनिक कंपनी के नाम के आगे क्या लिखा जाता है, तो सार्वजनिक कंपनी के नाम के आगे एलटीडी लिखा जाता है। अगला है देखिए लिखा है यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की अधिकतम संख्या है। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की अधिकतम संख्या है, तो अंशधारियों की अधिकतम संख्या कितना है, तो ऑप्शन दिया है 10 है, 100 है, 200 है, अंशों की संख्या तक, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की अधिकतम संख्या होती है। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यानी ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 100, सी ऑप्शन 200, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका। चलिए आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं, बताइए। इसमें देखिए आपका संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशधारियों की अधिकतम संख्या की यानी अंशों की संख्या तक होती है। यानी अभी बताएं यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में यानी क्या होती है, यानी कोई लिमिट नहीं होता है, यानी संख्या जितना भी हो सकती है। अगला है साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आप साझेदारी को पढ़ेंगे, यानी पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप होता क्या है, तो पार्टनरशिप एक ऐसा अनुबंध है, पार्टनरशिप एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, जिसमें 2 या
दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, वह व्यक्ति यानी किसी व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से क्या करते हैं, समझौता करते हैं। और वह व्यवसाय सभी की ओर से या सभी की तरफ से यानी किसी एक व्यक्ति की तरफ से यानी चलाया जाता है। और इनका दायित्व क्या होता है, इनका दायित्व असीमित होता है। और इसमें जो भी लाभ और हानि होती है वह क्या करते हैं, एक दूसरे में यानी परस्पर एक दूसरे में क्या करते हैं, तो परस्पर अनुपात में बांट सकते हैं, एक दूसरे में परस्पर अनुपात में बांट सकते हैं। जो भी उनका अनुपात होगा, चाहे लाभ हानि का अनुपात हो, चाहे आपका पूंजी का अनुपात हो, चाहे आपका कोई भी रेशियो हो सकता है, उस अनुपात में बांट सकते हैं। और सहदारों में देखिए, सबसे पहले सहदारों में न्यूनतम संख्या कितना होता है, 2 होता है। और अधिकतम की संख्या कितना होता है, 20 होता है। यह आपका सामान्य सहदारी। वहीं पर बैंकिंग व्यवसाय है तो न्यूनतम यानी 2 होगा, अधिकतम कितना होगा, 10 होगा। उसके बाद देखिए सहदारी का जो होता है पंजीयन, तो सहदारी का पंजीयन क्या होता है, तो सहदारी का पंजीयन यानी ऐच्छिक होता है। सहदारी का पंजीयन क्या होता है, तो सहदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक होता है। और सहदारी में क्या होता है, तो सहदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है। इसमें जो लाभ कमाया जाता है परस्पर अनुपात में बांटा जाता है। इसका देखिए अधिनियम 1932 है, सहदारी अधिनियम 1932 इस पर लागू होता है। कंपनी पर कौन सा अधिनियम, तो पहले 1956 था, अब 2013 हो गया है। देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जा रही है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए दिया है सहदारी में सहदारों की न्यूनतम संख्या होती है। तो अभी बताएं सहदारी में न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अगला है एकाकी व्यापार का पंजीयन कराना है। तो एकाकी व्यापार होता क्या है, तो एकाकी व्यापार होता क्या है, तो एकाकी व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जिसमें एक अकेला व्यक्ति क्या होता है, मालिक होता है। एक अकेला व्यक्ति उस कंपनी को यानी प्रबंध करता है, नियंत्रण करता है, चलाता है, उसे हम एकाकी व्यापार कहते हैं। इसका दायित्व सीमित होता है, इसमें जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। इसका जो भी लाभ हानि होता है वह अकेला क्या करता है, यानी अकेला वहन करता है। क्वेश्चन है एकाकी व्यापार का पंजीयन कराना है। तो एकाकी व्यापार का पंजीयन कराना क्या है, यानी आपका ऑप्शन बी ऑप्शन यानी सही होगा, ऐच्छिक है। देखिए सहदारी का पंजीयन ऐच्छिक है, एकाकी व्यापार का पंजीयन ऐच्छिक है। वहीं पर कंपनी का पंजीयन क्या होता है, अनिवार्य होता है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। अगला है संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार में सदस्यता प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार को समझेंगे। संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार होता क्या है, तो संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार होता क्या है, तो संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार से आशय ऐसे परिवार से है जिसमें यानी एक ही वंशज के यानी क्या होते हैं, एक ही वंशज के यानी आदमी शामिल होते हैं। यानी जो एक ही पूर्वज के वंशज हों, जिनका बंटवारा लंबे समय से न हुआ हो, उसमें उनकी अविवाहित पुत्रियां भी क्या होती है, शामिल होती है। और जो व्यक्ति यानी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, वह परिवार का कर्ता होता है। यदि छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा कर्ता होगा। यदि दोनों बच्चे यानी उस लायक नहीं है तो उस परिवार की कर्ता कौन होती है, महिला होती है। और इस पर हिंदू लॉ नियम लागू होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक मिताक्षरा भाग में और एक दायां भाग में। देखिए सुपर फास्ट वीडियो है और मैराथन की क्लासेज है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें। मिताक्षरा भाग और दायां भाग, तो मिताक्षरा भाग और दायां भाग क्या होता है, तो मिताक्षरा भाग और दायां भाग के अनुसार यानी मिताक्षरा भाग के अनुसार एक पुत्र यानी पैदा होते ही क्या करता है, अपनी जो भी डिमांडें हैं मांग कर सकता है। और उसके बाद से दायां भाग में होता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर क्या होता है, अधिकार होता है। तो क्वेश्चन में दिया है तो संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार को व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है, यानी व्यवसाय होने पर, जन्म से, मांग करने पर, सिफारिश करने पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी आपका ऑप्शन यानी क्या सही है, आपका ऑप्शन यानी जन्म से यानी सही है। अगला है यानी एकल स्वामी का दायित्व होता है। तो अभी बताएं एकाकी व्यापार में एकल स्वामी का दायित्व क्या होता है, तो सीमित होता है, असीमित होता है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी की सीमा तक इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, तो सीमित होता है, सॉरी यानी एकल स्वामी का दायित्व होता है। तो एकल स्वामी का दायित्व क्या होता है, तो एकल स्वामी का दायित्व यानी सीमित होता है कि असीमित होता है
कि व्यवसाय में विनियोजित पूंजी की सीमा तक होता है कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बताइए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, असीमित होता है यानी वो कुछ भी कर सकता है। अगला है, एकाकी व्यापार में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो कितना होती है? 1 होती है, 2 होती है, 7 होती है, 10 होती है, यानी 1 होती है। अगला है, व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। देखिए व्यवसायिक संगठन के स्वरूप में यानी पहला एकाकी होता है, दूसरा साझेदारी होता है, तीसरा कंपनी होता है। तो व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? तो कंपनी है, साझेदारी है, एकल व्यापार है, सहकारी उपक्रम है। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही है। एक देखिए सहकारी उपक्रम यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है? तो सहकारी संगठन से ऐसे संगठन से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं? किसी यानी संगठन का निर्माण करते हैं, एक दूसरे की परस्पर सहयोग करते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, सहयोग की भावना के लिए क्या करते हैं? उस संगठन को स्थापित करते हैं और पूरा सहयोग करते हैं, वही यानी सहकारिता कहलाता है। अगला है, भारत में व्यवसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या है। तो भारत में व्यवसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या है तो सहकारी उपक्रम का है, कंपनी का है, साझेदारी का है, एकल व्यापार का। किसका है? एकल व्यापार का। सबसे ज़्यादा यानी किसका है? एकल व्यापार का। अगला है, भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यवसायिक संगठन का प्रारूप है। तो क्या है? एकल व्यापारी का, साझेदारी का, कंपनी का, सहकारी उपक्रम का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी एकल व्यापारी का। किसका है? एकल व्यापारी का। अगला नेक्स्ट है, सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए साझेदारी के बारे में हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन पाएंगे समय न लेते हुए। लिखा है यानी सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की संख्या यानी अधिकतम संख्या होती है। अधिकतम संख्या अभी बताए हैं, यानी 7 होती है, 10 होती है, 20 होती है, 50 होती है। तो कौन सा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, बैंकिंग व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या है। तो बैंकिंग व्यवसाय में फर्म में यानी साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 50, यानी कितनी होनी चाहिए? तो 10 होनी चाहिए। अगला, साझेदारी संलेख होना चाहिए। तो साझेदारी संलेख मौखिक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, स्टाम्प पेपर पर लिखित होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? यानी लिखा है साझेदारी संलेख होना चाहिए। तो साझेदारी संलेख क्या होना चाहिए? तो साझेदारी संलेख मौखिक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, स्टाम्प पेपर पर लिखित होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन नंबर यानी स्टाम्प पर लिखित होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही है। अगला है, किसी साझेदारी का विघटन कब होगा? तो किसी साझेदार के दुर्व्यवहार पर, किसी साझेदार के अस्वस्थ या मस्तिष्क हो जाने पर, व्यवसाय में घाटा होने पर, किसी साझेदार की अनुपस्थिति हो जाने पर। तो कब होता है? किसी साझेदार के अस्वस्थ या मस्तिष्क हो जाने पर क्या होता है? यानी साझेदारी का विघटन हो जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला है, फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का दायित्व होता है। तो फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का क्या दायित्व होता है? तो असीमित होता है, सीमित होता है, विनियोजित पूंजी तक होता है, साझेदार द्वारा दी गई गारंटी तक होता है। किसी साझेदार का विघटन यानी कब होना चाहिए? तो बी ऑप्शन सही है। फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का दायित्व होता है। तो फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का दायित्व क्या होता है? तो साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। सीमित साझेदारी से आशय है यानी सीमित की साझेदारों की सीमित संख्या, सभी साझेदारों का दायित्व सीमित होना, साझेदारी का सीमित क्षेत्र होना, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होना। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। अगला, साझेदारी का पंजीयन है तो ऐच्छिक है, अनिवार्य है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है। तो साझेदारी का पंजीयन क्या है? तो साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक है। अगला है, किसी फर्म का अनिवार्य समापन हो सकता है। तो किसी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है। तो किसी फर्म का अनिवार्य समापन कब होगा? किसी साझेदार के मृत्यु होने पर, किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, किसी साझेदार के सेवानिवृत्त हो जाने पर, एक के अलावा सभी साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर। यानी डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है।
नेक्स्ट है कंपनी। कंपनी के बारे में आपको हम बता चुके हैं। अब कंपनी से संबंधित आप क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन देखेंगे कि कंपनी से संबंधित यानी एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन है। तो संयुक्त पूंजी वाली यानी कंपनी का पंजीयन है। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन क्या है, यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन क्या है। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का पंजीयन अनिवार्य होता है, यानी ऑप्शन क्या ए सही है। ये ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। अगला, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, अधिकतम 200। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो, तो 200 है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो असीमित है। एक निजी कंपनी में अपने अंशों के हस्तांतरण पर लगाती है। तो अंशों के हस्तांतरण पर क्या करती है, यानी कुछ प्रतिबंध लगा देती है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो क्या गुण होता है, तो सीमित दायित्व होता है, अंशों का हस्तांतरणीयता होती है, विस्तारित क्षेत्र होता है, अधिनियम द्वारा स्थापित होती है। पहला सीमित दायित्व। देखिए सीमित दायित्व का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई अंशधारी 10 रुपये वाला अंश लिया है और 6 रुपया क्या करता है, पेड कर देता है, और 4 रुपया नहीं पेड करता है। जैसे ही 4 रुपये वो पेड करेगा उसकी दायित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका दायित्व कितना तक, यानी 4 रुपये तक ही सीमित है। नेक्स्ट, सहकारी संगठन। देखिए सहकारी संगठन से आशय क्या है, तो हम बताए थे, यानी सहकारी संगठन से आशय यानी एकमत होना, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी मिलकर कार्य करना है, क्या कहलाता है, सहकारी संगठन कहलाता है। अब सीधे हम एमसीक्यू क्वेश्चन पाएंगे, यानी सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी 7 होनी चाहिए। अगला है सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो असीमित है, यानी असीमित हो सकते हैं। अगला है सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व होता है। तो सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित अथवा असीमित, सीमित असीमित, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है सीमित अथवा असीमित। अगला है सहकारी समिति का जीवन है। तो सहकारी समिति का जीवन यानी किसी सदस्य के मृत्यु से प्रभावित होता है, किसी सदस्य की दिवालिया होने से प्रभावित होता है, किसी सदस्य के अवकाश ग्रहण से प्रभावित होता है, उपयुक्त में से किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है तो सेवा करना, लाभ कमाना, अच्छी किस्म के माल का विक्रय करना, सरकारी सहायता का दुरुपयोग करना। देखिए दोस्तों, यानी पहला क्या है, ऑप्शन सही है, सेवा करना होता है। उपभोक्ता सहकारी भंडार में व्यापार होता है, केवल नगद का, केवल उधार का, नगद एवं उधार दोनों का, गैर सदस्यों को नगद और सदस्यों को उधार की सुविधा का। तो किसका, तो केवल नगद का। अगला है व्यवसायिक इकाइयों का स्थानीयकरण में, यानी देखिए लिखा है अल्फ्रेड वेबर का जन्म कहाँ हुआ। तो अल्फ्रेड वेबर का जन्म कहाँ हुआ, ऑप्शन है अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मन में हुआ। तो कहाँ हुआ, तो आपका ऑप्शन क्या, डी ऑप्शन सही है, कहाँ हुआ, यानी फ्रांस में हुआ। अगला है वेबर ने औद्योगिक स्थानीयकरण के कारणों को यानी कितने भागों में बांटा। तो कितने भागों में बांटा, तो औद्योगिक यानी कारणों को कितने भागों में बांटा, तो आपका ऑप्शन इन 2 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, 8 भागों में, यानी 2 भागों में बांटा, यानी प्राथमिक और गौण में। फिर से मेरठ में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है, सस्ता श्रम है, कच्चा माल है, सस्ता वित्त है, बाजार है। तो कौन सा कारण है, यानी कच्चा माल है। अलीगढ़ में ताला उद्योग के स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण है। तो प्राथमिक कारण क्या है, कच्चा माल, सस्ता वित्त, कुशल एवं सस्ता श्रम, सरकार की नीति, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यानी सस्ता वित्त है। उसके बाद से मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण का प्राथमिक कारण है। तो सस्ता श्रम है, सस्ता वित्त है, नम जलवायु है, सरकार की नीति, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमिड जलवायु, हमिड क्लाइमेट है।
सर्जेंट लॉरेंस का औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत आधारित है तो किस सिद्धांत पर? निगमन प्रणाली पर, आगमन प्रणाली पर, परंपरागत प्रणाली पर, वैज्ञानिक प्रणाली पर। तो आगमन प्रणाली पर। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले को हम बताना चाहेंगे कि इसमें देखिए इंग्लिश भी दिया है, हम हिंदी में समझा रहे हैं, इंग्लिश वाला उसके सामने दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद से अगला है देखिए संयंत्र अभिन्यास एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है गतिशील है, निरंतर प्रक्रिया है, और व दोनों है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बताइए। यानी गतिशील है, निरंतर प्रक्रिया है, और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन क्या है? यानी गतिशील और निरंतर दोनों है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है संयंत्र अभिन्यास के उद्देश्य के अनुसार क्रियामान यानी कर्म की मात्रा को करता है। तो क्या करता है? तो न्यूनतम करता है, अधिकतम करता है, सर्वोत्तम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो न्यूनतम करता है। अगला, अभिन्यास की प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? अनुरक्षण पर, विशिष्टीकरण पर, मिश्रित पर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यानी विशिष्टीकरण पर। अगला है अभिन्यास के योजना बड़े बड़े भागों को निर्माण करने के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो मिश्रित है, क्रियात्मक है, स्थिर है, रेखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यानी स्थिर है। अगला है आपका अनुकूलतम आकार से आशय ऐसे आकार से है जिसमें ऑप्शन दिया है अधिक लाभ कमाता हो, अधिक व्ययी हो, अधिक विक्रय करता हो, अधिक उत्पादन हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यानी देखिए लिखा है अनुकूलतम आकार के व्यवसाय से आशय क्या है? यानी अनुकूलतम आकार से आशय ऐसे आकार के व्यवसाय से है जो अधिक से अधिक क्या करता है? यानी उत्पादन करता है। यानी ऑप्शन कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है प्रतिनिधि फर्म का आकार यानी घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, सदैव समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी सदैव समान रहता है। अगला, साम्य फर्म का प्रतिपादन किया। तो साम्य फर्म का प्रतिपादन किसने किया? तो पीगू ने किया, मार्शल ने किया, रॉबिन्सन ने किया, जेके मेहता। तो जब भी साम्य का नाम आएगा तो किसने किया? यानी पीगू ने किया। और अनुकूलतम का नाम आएगा तो किसने किया? तो मार्शल ने किया। अनुकूलतम आकार है, अस्थाई है, अस्थाई है, सामान्य है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यानी अस्थाई है। अगला, प्रतिनिधि फर्म का जीवन होता है, लंबा होता है, छोटा होता है, सामान्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? तो लंबा होता है। अगला, प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन किया है। तो प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन किसने किया है? तो रॉबिन्सन ने किया है, मार्शल ने किया है, पीगू ने किया है, डॉक्टर A.N. अग्रवाल ने किया है। तो किसने किया है? तो मार्शल ने किया है। अगला है आपका उत्पादन संघ की जन्मभूमि, यानी उत्पादन संघ की जन्मभूमि है। तो उत्पादन संघ की जन्मभूमि यानी जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन का आंसर दीजिए, यानी कौन सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। यानी क्वेश्चन है उत्पादन संघ की जन्मभूमि है। तो उत्पादन संघ की जन्मभूमि कहाँ है? तो उत्पादन संघ की जन्मभूमि कहाँ है? तो जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। अगला, प्रन्यास की जन्मभूमि कहाँ है? तो प्रन्यास की जन्मभूमि कहाँ है? तो जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। जब भी प्रन्यास आएगा तो अमेरिका को ठोक डालेंगे, यानी अमेरिका को क्या करेंगे? मुहर लगाएंगे। संघ की जन्मभूमि है, तो संघ की जन्मभूमि कहाँ है? तो संघ की जन्मभूमि भारत है, जर्मनी है, अमेरिका है, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे है? तो देखिए संघ की जन्मभूमि कहाँ है? तो संघ की जन्मभूमि यानी अमेरिका है। फिर से आपका व्यापारिक पार्षद संगठन है, तो लाभकारी है, अलाभकारी है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? यानी अलाभकारी है। अगला है अनौपचारिक संगठन स्थापित होते हैं नैतिक आधार पर, अनैतिक आधार पर, सहकारिता के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो अनौपचारिक जो होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तो अनौपचारिक संगठन नैतिकता के आधार पर यानी क्या स्थापित होते हैं। अगला दिया है यानी संधारी कंपनी का जन्म स्थान है। संधारी कंपनी यानी क्या?
होल्डिंग कंपनी का जन्म स्थान क्या है? तो होल्डिंग कंपनी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका यानी ऑप्शन संधारी कंपनी का जन्म स्थान कहाँ है दिया है? तो ऑप्शन भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ है? तो आपका ऑप्शन यानी बी सही है, यानी अमेरिका में। अगला है, संधारी कंपनी का अस्तित्व होता है तो वैधानिक होता है, ऐच्छिक होता है, अवैधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो वैधानिक होता है। सम्मिश्रण का मूलभूत उद्देश्य होता है, तो सम्मिश्रण का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन मितव्ययिता, एकाधिकार, इनमें से कोई नहीं, ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी ए सभी। अगला, भारत सरकार की नीति है तो व्यवसायिक संयोजन के विपक्ष में है, उसके बाद से व्यवसायिक संयोजन के पक्ष में है, निष्पक्ष में है, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो व्यवसायिक संयोजन के विपक्ष में है, आपका ऑप्शन सही है। अगला है, संघों का अमेरिका में उदय हुआ था, तो कब उदय हुआ था? तो 1840 में उदय हुआ था। अगला है विवेकीकरण। तो देखिए अभी विवेकीकरण आपको हम ऊपर यानी सबसे पहले यानी चैप्टर पढ़ाए थे विवेकीकरण, यानी विवेकीकरण का क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम। विवेकीकरण का जन्म स्थान कहाँ है? तो विवेकीकरण का जन्म स्थान कहाँ है? तो विवेकीकरण का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमेरिका है। विवेकीकरण का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमेरिका पर मोहर लगाएंगे, सॉरी जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। विवेकीकरण में उत्पादकता तथा उत्पादन दोनों में होती है। क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है, कोई प्रभाव नहीं होता है, ये सभी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, वैज्ञानिक प्रबंध की तुलना में विवेकीकरण है, तो क्या है? आंसर है ए व्यापक है, बी संकुचित है, सी इनमें से कोई नहीं, डी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यानी ऑप्शन ए सही है। अगला है, स्वामियों का दृष्टिकोण विवेकीकरण के प्रति है, तो विवेकीकरण के प्रति कैसा है? यानी सहानुभूतिपूर्ण है, विरोधी है, अभिप्रेरक है, ये सभी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सहानुभूतिपूर्वक है। अगला, भारत के उद्योगों के लिए विवेकीकरण है, तो ऑप्शन यानी आवश्यक है, अनावश्यक है, भार है, ये सभी। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी आवश्यक है, आपका ऑप्शन सही है, आवश्यक है। अगला है, विवेकीकरण की सामाजिक पहलू है, निहित नहीं है, निहित है, कोई संबंध नहीं है, ये सभी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? निहित है। अगला, शुरू में विवेकीकरण के कारण होता है, तो क्या होता है? तो सबसे पहले बताए थे बेरोजगारी होता है। अगला, भारत सरकार की नीति विवेकीकरण के लिए होता है, विवेकीकरण के लिए है, तो क्या है? विरोध में है, पक्ष में है, निष्पक्ष में है, ये सभी यानी पक्ष में है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, आपके माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका परिवार और आप चुनिंदा होंगे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, हमारे लिए इच्छा शक्ति होता है, हमारे लिए आंतरिक बल होता है। इसलिए आपको यानी सब्सक्राइब करना है और आप लोग क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा अधिक से अधिक मनोबल बढ़ सके। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।